चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो क्लास है सीबीएस की, ये जब हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे पिछली अटेम्प्ट में, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। तो उसी को भी रिवाइज करेंगे। जिन लास्ट टाइम ली है उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जिनकी अभी फर्स्ट टर्न है तो उनके लिए कुछ क्लास एक दिन 2-4 दिन पहले नई बाई ने ली है, तो काफ़ी चीज़ें तो आपकी रिवाइज ही होंगी, रिपीट ही होंगी। बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें रह जाएंगी उसके लिए इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीक में एक और क्लास रखूंगा। तो बाकी जो आपकी सीवीएस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी सारी कवर अप हो जाएंगी। तो आज वाली तो बेसिक ही होगी, बेसिक कंसेप्ट बेस, जो आपको मेन थोड़ी बहुत चीज़ें आइडिया होना चाहिए सीवीएस है क्या। बाकी जो इसकी अब क्रॉस सेक्शन दिखाना शुरू हो गए तो क्रॉस सेक्शन की इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी चीज़ें क्रॉस सेक्शन में आजकल दिखा रहे हैं वो आप लोगों को मैं सारी एक दफ़ा उनका आइडिया दे दूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें प्रॉपर। जी। अच्छा, आपका जो शुरू से आप पढ़ते आए हैं, ये तकरीबन हम प्राइमरी लेवल से पढ़ रहे हैं कि जो कार्डिक अनाटमी है, जब तक आपकी अनाटमी तगड़ी नहीं होगी आप थोड़ा बहुत वो लैक करते हैं चीज़ों को डायग्नोज वगैरह बनाने में। ठीक है, तो सीवीएस मेनली तो दिखाते हैं एक्सरे आपको, तो आपको उसका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपका जो राइट हार्ट बॉर्डर है, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर है, जो एंटीरियर सरफेस है, जो पोस्टीरियर सरफेस है, ये किन चीज़ों से बनती है। जब आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये सरफेस किस चीज़ की है, अगर एंटीरियर सरफेस है तो कौन सा कार्डिक चैम्बर है जो एंटीरियर सरफेस बना रहा है, तो आपका काफ़ी हद तक मसाइल उससे हल होना शुरू हो जाएंगे। जब आप लोग बार बार वो करते हैं कि कार्डिक एपिक्स अपलिफ्ट हो गई है या ये नॉर्मल है, तो वो क्यों होती है वो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको ना बेसिक कंसेप्ट आगे लेकर चलें। तो 4 चैम्बर होते हैं मेनली, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये होती है आपका जो पल्मनर सर्कुलेशन को मेनली फॉलो करेगा, यहाँ से ब्लड जाएगा लंग्स में, और फिर जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सिस्टेमिक चैम्बर्स हैं, यहाँ से फिर एओर्टा की ये ब्लड आपका सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट करेगा। सरफेस में आपको जो चीजें आइडिया होना चाहिए मेनली, ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा? नहीं ठीक है सर सर। कुछ समझ नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? सर आवाज तो आ रही है, मतलब समझ सही नहीं आ रही है, आप थोड़ा तेज जा अभी रहे हैं। मैडम अभी अभी तो अच्छा चले, मैं स्लो हो जाता हूँ, अभी जी तो सर। स्टार्ट किया है। अच्छा, जो सरफेस होती है आपकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट है, ठीक है, वो होती है आपकी बनती है मेनली लेफ्ट एट्रियम से। नॉर्मली ये आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस आपको तब नजर आएगी अगर आपका लेफ्ट एट्रियम बड़ा होगा, ठीक है। जिसमें आप वो देखते हैं ना माइटल वेल्व डिजीज में आपको डबल आर्ट बॉर्डर नजर आता है, तो एक्चुअली पोस्टीरियर सरफेस बड़ी होके मास्क कर लेती है एंटीरियर सरफेस जो आपका राइट बॉर्डर उसके ऊपर, ठीक है। तो नॉर्मली ये सरफेस तो नजर नहीं आती। आपकी जो कार्डिक एपिक्स है वो नॉर्मली डाउनवर्ड होती है और लेफ्ट की तरफ होती है। ये बेसिक अभी एनाटॉमी हम चल रहे हैं, पैथोलॉजीज हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। और ये मेनली बनती है आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से। और जो आपकी एंटीरियर सरफेस है जो आप लेटरल चेस्ट एक्सरे पे आपको दिखनी आनी चाहिए, वो मेनली आपका राइट वेंट्रिकल बना रहा होता है, और थोड़ा सा पोर्शन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का भी इन्वॉल्व होता है एंटीरियर सरफेस में। बाकी ये राइट लेफ्ट वाला ये फजूल काम, इसको छोड़ दें। अब नीचे जो बॉर्डर है आपके, आपका राइट हार्ट बॉर्डर वो बनाएगा मेनली आपका राइट एट्रियम, थोड़ा सा पोर्शन इसका ऊपर एसवीसी, और इंफीरियर साइड पे थोड़ा सा पोर्शन आईवीसी का। ठीक है, क्लियर? जी सर। ठीक है। अच्छा, आपका जो लेफ्ट हार्ट बॉर्डर है उसमें आपको, अब ये सारी चीजें जहां पे आपको समझ ना है आप लोगों ने पूछ लेनी है, ये आगे जब हम प्रेजेंटेशन लेके आगे चलेंगे तो ये चीजें मैंने आप लोगों से सुननी है, ठीक है। जो समझ ना आए आप लोग अभी पूछ सकते हैं। जो आपका लेफ्ट हार्ट बॉर्डर है वो मेनली बनता है आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी का वो बल जाता है वो, और एओर्टिक आर्च, ये चार चीजें मिलकर आपका लेफ्ट हार्ट बॉर्डर बनाएंगी। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी कि इतनी अनाटमी में क्यों डिटेल में जा रहा हूँ, ये आगे जाके जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे तो आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। बाकी सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस इसको फारग करा दें। आपको मेन बॉर्डर का पता होना चाहिए, राइट हार्ट बॉर्डर जो है आपका वो राइट एट्रियम बनाता है, और लेफ्ट हार्ट बॉर्डर जो चार चीजें हैं, ठीक है। और सरफेस मैंने बता दिया कि पोस्टीरियर सरफेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेफ्ट एट्रियम बनाता है, बाकी आप लोगों को ऑलरेडी पता है। और जो आपकी कार्डिक एपिक्स होती है वो डाउनवर्ड और टुवर्ड द लेफ्ट होती है, यानी नॉर्मली नीचे की तरफ झुकी हुई होगी डायफ्राम की तरफ, ठीक है।
जी सर। चलिए आगे कर दें। सर आप जरा करें इसको आगे नेक्स्ट, फिर अखल कर सकते हो। मैं मुझे खोलनी पड़नी है प्रेजेंटेशन, 1 मिनट फिर वेट कर नहीं लें। नहीं नहीं, ना खोलें, आप इसी से करें, इसी से इसी से करें। नहीं हो रही, नहीं हो रही, चले नहीं मैं इस, कर नहीं इससे नहीं हो रही। आप चलें, ठीक ये ज्यादा आगे नहीं चले गए। नहीं, जो आपने जैसे भेजा है मेरे वैसे। 1 मिनट रुक जाए, मैं अपनी वो खोल के शेयर, हाँ देख लें आप। 1 मिनट वेट कर लें। ये जी इसमें जी नहीं पीछे बहुत, आप आगे चले गए, पीछे हैं वापस। मेरी शेयर हो सकती है मैं अगर अपनी खोल लूं प्रेजेंटेशन? हाँ जी, आपको मैंने 1 होस्ट मिनट, बनाया ना, आप खोल लें। 1 मिनट वेट कर लें फिर। जस्ट 1 मिनट वेट कर लें। आपको शो हो रहा है कुछ शो हो रहा है? नहीं भाई, वही प्रेजेंटेशन है जो मैंने शेयर की थी। नहीं इसके बाद आगे ना सिलेक्ट वाला साइन आएगा। एक मिनट। बयानी चमन भट्टा, ये क्या है? ये आगे चले गए हैं। सोना प्यारा बच्चा। ये आगे चले गए। ये शेयर कहाँ से होनी है? मैं अपनी ओपन कर लेता हूँ। आप लोग टाइम मेरा जाया आईटी कर। नमाज। डॉक्टर जिमर अपना माइक म्यूट करें। नहीं भाई आप आगे हैं काफी। इसके बाद सिलेक्ट वाला पेज आएगा, सिलेक्ट साइन वाला। हाँ ये तो पेज 1 है ना, इसके साथ सिलेक्ट साइन वाला आएगा। नहीं आप आगे मूव करी जा रहे हैं। नहीं 1 मिनट रुक जाए जरा, 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए। जी जी साकिब। मैं 1 मिनट रुक जाए, मैं खुद शेयर करता हूँ। मैं अब डॉक्टर नाजमा मैडम, आपने ज्वाइन किया? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम मैडम सलाम। डॉक्टर साकिब को जरा बताइएगा कि कैसे मैंने उन्हें को होस्ट बनाया, तो कैसे वो तो अब अपनी स्क्रीन। सर ये जो शेयर का ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास, ये ग्रीन से कलर का, इस जी पे क्लिक करें। इस पे इसको क्लिक करें तो आपके पास ऑप्शंस कर आएंगे 2-3। जी, कर लिया, इसको ओपन आपके कर पास लिया। ऑप्शंस आएंगे तो उसमें जहां पर आपकी पीपीटी है ना, उस पे क्लिक कर दें। 1 मिनट रुक जाए फिर। मुझे पीपीटी तो मैंने उधर अपनी एडोब रीडर में रखी हुई है। वहां से खोल लें। शो है कुछ? शो तो हो रही है एक टॉप वाली स्लाइड। ये तो नहीं मैंने टॉप जो ये लगाई है वो है। अब एक डिजीज और ये सारा कुछ शो हो रहा है। नहीं ये तो मैं ये आ गया। सही सही। जस्ट 1 मिनट वेट कर लें, सारों को टाइम में जाया तो कर रहा हूँ, नो डाउट सॉरी, लेकिन मुझे ना कहीं। एक 1 मिनट मिनट रुक मैं जाए। देखता हूँ। ये तो मेरे सारे सर आप यह जुबानी पढ़ाते हैं, बाद में स्लाइड शेयर कर दीजिएगा पावर पॉइंट। नहीं मैडम इस तरह नहीं, फायदा कोई नहीं होगा पढ़ने का। एक मिनट साकिब, मैं देख रहा हूँ। लास्ट टाइम आपने चलाई थी। जी जी, वो यही वाली थी जो मैंने अभी किया है ना, तो आई डोंट नो कि ये मेरी इस तरह ना ओपन नहीं हो रही। मेरा आरटी माशाल्लाह
बहुत ही जी साकिब आप आ गई, अब करें। हेलो साकिब, डॉक्टर साकिब। साकिब आपने ज्वाइन कर लिया? जी नहीं भाई। हेलो हेलो, जी सर, आवाज आ रही ये है? आवाज आ रही है आ साकिब? रही है? डॉक्टर चले साकिब चले आवाज ठीक आ है। रही है? सॉरी आपका काफी टाइम वेस्ट कर लिया। अच्छा आगे मूव ऑन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, बॉर्डर तक? जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक ठीक है। है। अब आगे चलें। सिलेट साइन होता है। सिलेट साइन क्या है आपका? ये एक्सरे में आप लोग वो आपस में वो कर रहे होते हैं डिस्कस वगैरह कि अच्छा सिलेट होता है। नॉर्मली ना एक्सरे में आपकी दो चीजें होती हैं, एक दो ही रंग है, या वाइट है या ब्लैक है आपका। तो जहां पे वो डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाए, अब लंग में एयर है और आपके जितने सॉफ्ट टिश्यू है, मेडियास्टिनम हो गई या आपका जो कार्डिक एरिया है दिल वाला, वो आपको वाइट नजर आता है, और एयर लंग के अंदर जो एयर है। जी ठीक। जी। अच्छा सिलेट साइन, अब नॉर्मली जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर अब देखना होता है कि अगर किसी एरिया में पैथोलॉजी है तो उसकी किस, अगर उस एरिया फॉर एग्जांपल ये राइट पैराट्रिकल स्ट्राइप वो वाइडेंड हो गई है, ठीक है, लंग के साथ उसका इंटरफेस खत्म हो गया है, तो हम नॉर्मली फिर आपने राइट अपर लोब की पैथोलॉजी सोचनी है। अगर आपको राइट हार्ट बॉर्डर इतना अच्छा डिफरेंशिएट ना हो, आपकी जो उसकी लंग के साथ एक प्रॉपर इंटरफेस था, जो बाउंड्री थी जिसने डिवाइड किया हुआ था, काले चिट्टे का जो फर्क था वो खत्म हो जाए, राइट हार्ट बॉर्डर, तो आपने हमेशा राइट मिडल लोब या मिडल सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब, इनका कोलैप्स सोचना है, कोलैप्स कंसोलिडेशन। ठीक है। अगर राइट हेमी डायफ्राम आपको, ये सारी वो चीजें जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो ये बस रिवीजन है कि राइट हेमी डायफ्राम अगर उड़ जाए तो आपने राइट लोअर सोचना है, लेफ्ट हेमी डायफ्राम उड़ जाए तो लेफ्ट लोअर लोब। अगर लेफ्ट हार्ट बॉर्डर नजर ना आ रहा हो, यानी उसके साथ कोई ओपेसिटी पड़ी हो, तो फिर आपने लिंगुलर या लेफ्ट अपर लोब जो उसका पैथोलॉजी यानी कोलैप्स या कंसल्टेशन सोचनी है। दूसरी चीज होती है हाइलम ओवरले साइन। ठीक है। हाइलम ओवरले साइन ये होता है कि अगर आपकी जो हाइलर वेसल्स हैं, पल्मोनरी वेस्कुलेचर है, आर्टरी और वेन्स, वो आपको हाइलम में कोई ऐसी पैथोलॉजी पड़ी है जिसके अंदर आपको वेसल रन करती हुई नजर आ रही है, तो ये हाइलम ओवरले होता है, मतलब ऊपर पड़ी हुई चीज। यानी कोई ओपेसिटी हाइलम के अंदर है लेकिन उसके अंदर से आपको वेसल क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। इट मींस कि वो पैथोलॉजी जो है, या वो अंटीरियर मेडियास्टम में वेसल्स के आगे पड़ी हुई है, या वो वेसल के पीछे है, उसने वेसल्स को इन्वॉल्व नहीं किया। बाकी दूसरा होता है कन्वर्जेंस साइन। इतनी ज्यादा डेप्थ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलतियां हमने भी की हैं 2 अटेम्प्टों में, तो मेन वो चीज आपने एग्जाम में नहीं बोलनी जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकें। हाइलम कन्वर्जेंस साइंस पे आप फंसेंगे। वो ऐसी चीज है कि उसमें लिटरेचर में भी कुछ लोग कहते हैं कि फलाना हाइलम कन्वर्जेंस है, फलाना नहीं है। उसमें मेनली वेस्कुलर और लिम्फोडेनोपैथी के लिए होता है। हाइलम ओवरले में आपको जो वेसल्स होती हैं, ये अगली प्रेजेंटेशन में मैं आपको पिक्चर से क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट कि हाइलम ओवरले में तो वेसल्स आपकी क्रॉस करती हुई नजर आती हैं उस ओपेसिटी के अंदर से। कन्वर्जेंस साइन में आपको जो वेसल्स हैं वो क्रॉस नहीं करेंगी, वो कन्वर्ज हो जाएंगी यानी इकट्ठी हो जाएंगी उस ओपेसिटी की साइडों पे। अगर वो लेटरल साइड पे है तो इसका मतलब है कि इट्स वेस्कुलर पैथोलॉजी, अगर ऊपर है या नीचे है तो इसका मतलब है कि वो नोडल पैथोलॉजी होती है। लेकिन इतनी ज्यादा चीजों में ना जाएं कि आप लोग फंस जाएं। तो मेरा ओपिनियन तो ये है, हाइलम कन्वर्जेंस वाली चीज समझे कि वो एग्जिस्ट नहीं करती अभी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चीज आगे सर्वाइकोथोरैसिक साइन। ये कुछ चेस्ट रिलेटेड चीजें थी जिसमें आप लोग अक्सर वो फंसते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत जितना मुझे कंसेप्ट है वो मैं फिर आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ। सर्वाइकोथोरैसिक साइन ये होता है कि अगर आपकी पैथोलॉजी इंफीरियर के बजाय सुपीरियर मीडियास्टम में पड़ी है, ठीक है, तो अब वहां पे एंटीरियर और पोस्टीरियर ही है, मिडल तो नहीं होती। मिडल क्योंकि वो तो इंफीरियर मीडियास्टम का पार्ट है। तो सुपीरियर में आपने डिसाइड करना होता है कि आइदर इट इज इन एंटीरियर या पोस्टीरियर मीडियास्टम। तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है आपने? फॉर एग्जाम्पल कोई श्वानोमा पड़ा है या कोई और चीज पड़ी है, कोई सिस्ट वगैरह पड़ी है, तो उसमें आपने देखना है कि वो जो ओपेस्ट्री है वो क्लेविकल को क्रॉस करके उसका मार्जिन ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। एक चीज।
और दूसरी चीज कि उस जो ओपेसिटी है उसके ऊपर कोई एयर का शेडो आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर एयर का शेडो आ रहा है ऊपर तो इट मींस कि वो पैथोलॉजी आपकी पोस्टीरियर मीडियास्टम में, वो सर्वाइकोथोरैसिक नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। और अगर क्लेविकल के नीचे ही है तो वो फिर आपकी एंटीरियर मीडियास्टम की होगी, सर्वाइकोथोरैसिक पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये चीजें अभी फिलहाल इसको यहाँ पे होल्ड करें, अगली जो प्रेजेंटेशन में दूंगा इंशाल्लाह उसमें फिर आपको मैं ड्रा करके प्रॉपर और तस्वीरों की मदद से ये कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। नहीं भैया आगे मूव करें, फिलहाल हम सीवीएस पे फोकस रखते हैं जो हमारा टास्क है आज का। अच्छा, ये चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि राइट हार्ट बॉर्डर किससे बनता है, लेफ्ट किससे बनता है। आगे करें जी, अब इनका इस चीज पे एग्जाम होगा आगे। नेक्स्ट। अच्छा, शंट, यहां तक क्लियर है चीजें अभी तक? जी जी सर। सर। साकिब ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा, शंट आगे क्या होता है? शंट नॉर्मली आपका एबनॉर्मल कनेक्शन होता है आपके राइट और लेफ्ट हार्ट चैम्बर्स के दरमियान। अगर सिंपल सा असूल है कि लेफ्ट टू राइट होगा तो आपका जो ब्लड है लंग्स के अंदर वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मेनली तीन ही है, वीएसडी, एएसडी और पीडीए। इसमें पिछली क्लास में काफी ज्यादा आप लोग वो सीख चुके हैं, माशाल्लाह नहीं भाई ने अच्छा बताया आपको, जस्ट हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आप शंट का जिक्र करेंगे आपने एक्सरे के ऊपर एक ओपिनियन देना है बस कि इट कुड बी वीएसडी, इट कुड बी एएसडी या पीडीए, लेकिन आपने डेफिनेट डायग्नोसिस एको की बात, क्योंकि ये आपका एक्सरे के ऊपर आप डायग्नोज नहीं कर सकते। ये चीजें सीवीएस की हैं, कार्डियोवास्कुलर की जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो आपकी एकोकार्डियोग्राफी है। अब इनको फिलहाल हमने एक वो रफ आइडिया तो देना है कि वीएसडी है, एएसडी है या पीडीए है। एक तो इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो वह आपकी एज। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो एएसडी निकल गया, वो थोड़ा सा आपका अडल्ट एज में 30-40 में, या थोड़ा सा बड़ा बच्चा होगा 10-12 साल का तो उसमें आएगा एएसडी। अगर छोटा बच्चा है तो फिर पीछे आपकी दो चीजें बच जाती हैं, वीएसडी और पीडीए। आपने एज सबसे पहले पता करनी है कि पेशेंट की एज क्या है। रफ आप आइडिया लें ह्यूमरस की ऑसिफिकेशन सेंटर से, कब क्लोज होती है? एनीवन? हेलो? राइट इस चीज आफ्टर की बर्थ होता है। आपकी ह्यूमरस की जो ऑसिफिकेशन सेंटर है आप उससे आइडिया लेते हैं ना कि प्री मेच्योर सॉरी पेडियाट्रिक एज ग्रुप पेशेंट है या अडल्ट ग्रुप है, फ्यूज हो गई है ग्रोथ प्लेट या नहीं हुई, ऐसे ही है चेस्ट एक्सरे में। जी ठीक है। ठीक है, तो वो कब क्लोज होती है ग्रोथ प्लेट? 14 to 15 years में होती 18 है, ईयर्स पे होती है मेरे 15 ख्याल में, years। ठीक है, हाँ 16 to 12 से, 18 ईयर्स। हाँ 12 से 12 के बाद हार्डली, ठीक है। 15 वो years जी तक ऑलमोस्ट। लिटरेचर में कुछ वो एवरेज 15 लेते हैं लेकिन 12 से 18 कहते हैं कि आपकी वो डिपेंड करता है एथनिसिटी और वो सारा कुछ ना एज के ऊपर और कौन सा रीजन है सारा, ठीक है। आप उससे आइडिया लेते हैं, उसको देख के आइडिया ले लें, अगर क्लोज हो गई है तो फिर वीएसडी और पीडीए निकल गया, ठीक है। इतना लंबा नहीं चलते होते ये, बाकी रह गया एएसडी एज की मदद से, और दूसरा फिर चैम्बर इनलार्जमेंट की बेस पे। अब वीएसडी में क्या होगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एट्रियम का कोई तल्लक है इनके साथ? फिर आइडली कोई नहीं है ना, नहीं क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड राइट में जा रहा है, वहां से वो पल्मोनरी मुंह पर जा रहा है। जोर तो किसी का नहीं लग रहा, जोर लग रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल का और राइट का। लेफ्ट का क्यों लग रहा है कि उसने कुछ एओर्टा में फेंकना है और दरमियान में एक एबनॉर्मल चैनल बन गया है और उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। अब कुछ हिस्सेदार और भी आ गए दरमियान में तो वो भी बड़ा हो जाएगा, कार्डियोमेगैली होगी आपकी। और राइट एट्रियम सॉरी राइट वेंट्रिकल जो आपका उसका भी जोर ज्यादा लगेगा क्योंकि कुछ ब्लड आ रहा है आपके राइट एट्रियम से उसकी तरफ, और एक अब एबनॉर्मल चैनल बन गया, वो भी ब्लड भेजी जा रहा है। अब उसने कहीं ना कहीं तो ब्लड अपना यूज करना है, तो वो सारा ब्लड पुश करता है फिर आपका हार्ट की तरफ, ठीक है। जब हार्ट सॉरी लंग्स की तरफ, तो लंग्स में जब भी ब्लड ज्यादा होगा तो उसको आप प्लेथोरा लेबल करेंगे, ठीक है। लेफ्ट जब भी इसको शंट आएगा लेफ्ट टू राइट उसमें प्लेथोरा लाजमी हो। प्लेथोरा कुछ भी नहीं है, सिंपल इंक्रीज पल्मोनरी वेस्कुलरिटी, उसका दूसरा नाम प्लेथोरा है, ठीक है। कब लेबल करना है वो हम आगे जाके देखते हैं। एएसडी में क्या होगा?
किसके दरमियान कनेक्शन होता है? दो एट्रिया के दरमियान। दो एट्रिया दो के एट्रिया के दरमियान, ठीक है। अब राइट एट्रियम का क्या फंक्शन था पहले? ब्लड आगे पास करता है लेफ्ट वेंट्रिकल को, कहाँ से लेता था राइट एट्रियम? राइट वेंट्रिकल को, सॉरी, सुपीरियर वेना केवा से। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा आपकी खुलती है राइट एट्रियम के जी अंदर, ठीक जी है। बिल्कुल। अब वो नॉर्मल तो काम कर रहा था, सही चल रहा था काम। अभी एक दरमियान में से एक और वो नया कनेक्शन बन गया राइट लेफ्ट एट्रियम की तरफ से, वो भी अपना फालतू ब्लड इधर भेजी जा रहा है। अब कैपेसिटी थोड़ी थी, ब्लड ज्यादा आना शुरू हो गया, तब राइट एट्रियम क्या करना पड़ेगा? वो रोक तो नहीं सकता ब्लड, रोकेगा तो वापस जाना शुरू हो जाएगा। अब उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ब्लड आगे पुश होगा राइट वेंट्रिकल की तरफ। समझ रहे हैं मेरी बात ना? जी ठीक है, तो राइट एट्रियम आपका इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट एट्रियम का भी अब काम ज्यादा हो गया है, क्योंकि कुछ ब्लड उसने लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजना था जो नॉर्मल ट्रैक है, और कुछ जो एब नॉर्मल वो शंट बना हुआ है उसके जरिए उसने थोड़ा सा काम राइट एट्रियम की तरफ भी भेजना है, तो उसका काम भी बढ़ गया है। आपका इसमें लेफ्ट एट्रियम भी इनलार्ज होगा, आपका राइट एट्रियम भी इनलार्ज होगा, और वेंट्रिकल में ब्लड ज्यादा हो गया है क्योंकि फालतू ब्लड भी आ रहा है। एसवीसी आईवीसी वाला तो आ ही आ रहा था, लेकिन अब लेफ्ट एट्रियम का ब्लड भी आपके राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये तीनों चैम्बर इनलार्ज होंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक चैम्बर्स जी का? बिल्कुल जी। ठीक है, आपके राइट एट्रियम को इनलार्ज वो ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों? उसको एक नॉर्मल तो आ रहा था ब्लड, अब एक फालतू ब्लड वाला चैनल भी खुल गया है जो आपके लेफ्ट एट्रियम से इधर आ रहा है, तो उसको काम ज्यादा करना पड़ेगा, स्ट्रेन में आ गया, वो जगह थोड़ी थी, ब्लड ज्यादा आ गया, तो उसको ब्लड को अब कंज्यूम करने के लिए, आगे पुश करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, तो वो चैम्बर इनलार्ज हो जाएगा। राइट एट्रियम इनलार्ज होगा तो क्या होगा आपका? अपवर्ड मैंने पीछे हो जाएगी एपेक्स जो है ना वो अपर लोब एक्सरे पे क्या होगा? एक्सरे पे सर एपेक्स इसकी अपवर्ड जो है हार्ट की वो हो अपर लोब जाएगी। डाइवर्जन की बात कर रहे हैं। नहीं, सर मैंने मोर एनाटॉमी कॉन्वेक्सिटी हो जाएगी, मोर अभी कॉन्वेक्सिटी हो जाएगी। राइट हार्ट बॉर्डर अभी राइट हार्ट prominent बॉर्डर होता बड़ा हो जाएगा आपका, अच्छा अच्छा ठीक। राइट हार्ट बॉर्डर प्रोमिनेंट हो जाएगा। नॉर्मल वो किसी कन्वेक्सिटी आती है, अब बड़ा हो जाएगा, ज्यादा आपको वो मून शेप कन्वेक्शन नजर आएगा। प्रोमिनेंट राइट हार्ट बॉर्डर, ठीक है। आपको प्लेथोरा मिले और आपको राइट हार्ट बॉर्डर प्रोमिनेंट मिले, तो आपने और ऑसिफिकेशन सेंटर देख लिया करिए ऊपर कि क्लोज है या नहीं है। अगर क्लोज है, प्लेथोरा मिल गया और राइट हार्ट बॉर्डर प्रोमिनेंट है, तो आपने ESD लेबल करना है। VSD में आपका राइट एट्रियम इनलार्ज नहीं होगा, उसमें राइट हार्ट बॉर्डर प्रोमिनेंट नहीं होगा। अब क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शंट है ना, राइट वेंट्रिकल आपका इनलार्ज हुआ है, तो आपकी थोड़ी सी कार्डियक एपेक्स अपलिफ्ट होगी, नहीं नंबर नहीं ठीक है। यहाँ तक समझ आ रही है? पढ़ा जी रहे जी हैं। ठीक है। अच्छा, पीडीए में क्या होता है? पीडीए में अब नॉर्मल पैदाइश से पहले कनेक्शन होता है आपका पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लंग्स तो आपके काम नहीं कर रहे एंटीनेटल लाइफ में, तो आपका सारा जो ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरीज का, क्योंकि कार्डियक चैम्बर तो काम कर रहे हैं सारे, ठीक है। तो जो आपका पल्मोनरी वेस्कुलेचर का ब्लड है राइट वेंट्रिकल का, वो सारा आपका एओर्टा के अंदर डायरेक्ट खुल रहा होता है, ठीक है। अब पैदाइश के बाद अगर वो चैनल उल्टा हो जाता है, अब सारा वो रास्ता खुल गया आपका राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर जाने वाला, वो ट्रैक ओपन हो गया, क्योंकि पैदाइश के बाद आपके लंग्स काम करना, फंक्शन करना शुरू हो गए हैं। तो वो जो एबनॉर्मल चैनल था, अगर पीडीए वाला किसी वजह से क्लोज नहीं हुआ, पेटेंट रहा है, तो आपका ब्लड वहां से वापस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। एओर्टा का यानी कुछ ब्लड भी उस चैनल के थ्रू वापस आना पल्मोनरी वेस्कुलेचर में, तो लंग्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, इससे ही प्लेथोरा होगा, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जिनमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है। VSD के मैंने बता दिया, प्लेथोरा होगा। लास्ट वाला हाँ, पीडीए में ये होगा कि आपका एओर्टा इनलार्ज होता है। VSD और पीडीए आपको कंफ्यूज करते हैं शंट के वाले से। अगर प्लेथोरा मिल रहा है आपको कार्डियो में गैली, और प्लेथोरा मिल रहा है पेडियाट्रिक एज ग्रुप पेशेंट में, तो आपने दो चीजें सोचनी है, या VSD हो सकता है या आपको पीडीए मिलेगा, ASD नहीं होगा। ASD थोड़ा सा अडल्ट एज में जाके आता है। अब इसमें अगर आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है कि इधर
इट इज VSD या PDA। तो आपने एओर्टा पे गौर करना है। अगर आपको एओर्टा इनलार्ज मिल जाए तो आपने चुप करके उसको PDA बना देना है। अगर एओर्टा नॉर्मल है, जिस तरह वो लास्ट टाइम नेम में यूज कर रहे थे डॉक्टर सरबीना नहीं, इनकंसिक्वेंस पता नहीं क्या है, जो कुछ भी है, अगर एओर्टा इनडिस्टिंक्ट है यानी छोटी सी है, नजर नहीं आ रही प्रॉपर आपके जो एओर्टिक आर्च बनती है, तो फिर आपने उसको VSD बना देना है। ज्यादा डिटेल में ना जाए, जितना डिटेल में जाएंगे CVS में एंडोक्राइनोलॉजी की तरह आप फंसते जाएंगे। सिंपल चीज VSD प्लेथोरा मिल गया छोटे बच्चे में, दो चीजें सोचनी है, VSD और PDA। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि एओर्टा छोटी है या बड़ी है। अगर आपको बड़ी लग रही है PDA बना दें, नहीं बड़ी लग रही VSD बना दें। और साथ क्या एडवाइस करना है? एकोकार्डियोग्राफी, बस, फुल स्टॉप। आपसे कोई ज्यादा इतना डिमांड भी नहीं करता कि आपने एक्सरे के ऊपर ही डिफरेंशिएट करना है कि क्या। बाकी चैम्बर्स के मैंने बता दिए कि किस डिजीज में आपके कौन से चैम्बर एनलार्ज होंगे, कंसेप्ट क्लियर कर लें तो ये चीजें नहीं भूलेंगी, ठीक है। बाकी दूसरे होते हैं आपके राइट टू लेफ्ट शंट, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, एको पे पकड़े जाते हैं, आप नहीं करते। थ्योरेटिकली आपको पता होने चाहिए 1 to 5 निमोनिक है इसका, ये एक दफा पढ़ लीजिएगा, अगर समझ ना आए तो फिर हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। वन मतलब एक सिंगल ट्रंक है, अगर जिसको ट्रंकस आर्टरियोसिस कहते हैं। अगर दो वेसल्स हैं टोटल, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, इन सारों में राइट टू लेफ्ट शंट होता है। अब ये कुछ चीजें हैं, इनमें प्लेथोरा भी होता है और राइट टू लेफ्ट शंट भी होता है। राइट टू लेफ्ट शंट इसलिए होता है कि ये इनकम्पैटिबल लाइफ होते हैं नॉर्मली। ये कुछ चीजें जिस तरह ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी में आपका जो एओर्टा है वो राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करना शुरू हो जाता है, और आपकी जो पल्मोनरी ट्रंक है वो आपके लेफ्ट एट्रियम से होगा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो बच्चा इनकम्पैटिबल होता है लाइफ के साथ। तो कंपैटिबल करने के लिए कुदरत की तरफ से राइट टू लेफ्ट शंट ऑटोमेटिकली बनते हैं। आप एक्सरे की मदद पे राइट टू लेफ्ट शंट पे कमेंट नहीं कर सकते। ये नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कुछ पैथोलॉजीज के साथ, यानी ये TGA होगा, TGA में नॉर्मली आप प्लेथोरा होता है, लेकिन उसके साथ आपका राइट टू लेफ्ट शंट लाइफ को कंपैटिबल बनाने के लिए कुदरत की तरफ से बना होता है। इतनी डिटेल में ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं। अच्छा, पल्मोनरी प्लेथोरा, ऊपर मैंने जिक्र किया था लेफ्ट टू राइट शंट में आपका पल्मोनरी वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, उसी को प्लेथोरा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं लेफ्ट टू राइट शंट के अलावा जिनमें आपका प्लेथोरा होगा। उसमें TGA है, वेन ऑफ गैलन मालफॉर्मेशन है, टोटल अनॉमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न है, और ट्रंकस आर्टरियोसिस है। यानी ये जितनी टी वाली अजीब सी चीजें हैं ना, TGA हो गई, टोटल अनॉमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, ट्रंकस आर्टरियोसिस, इन सारों में प्लेथोरा होगा, ठीक है। अच्छा, PVR, इसमें क्यों होगा प्लेथोरा? एनीवन? क्योंकि राइट एट्रियम में आता है ना ब्लड इनमें, तो राइट Yes. एट्रियम में जो ब्लड आया वही फिर लंग में जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब कुछ ब्लड जो लेफ्ट हार्ट, सॉरी लेफ्ट जो पल्मोनरी वेन्स है लेफ्ट साइड पे, उन्होंने ब्लड लेके नॉर्मल आपके लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में खोलना था, लेकिन वो वहां पे जाने के बजाय अपना अजीब से कनेक्शन बना के वो स्ट्रेट साइनस और ब्रेकियोसेफेलिक वेन, उनके जरिए वापस वो ब्लड राइट एट्रियम आ जाता है। यानी राइट एट्रियम के पास अपना तो वो ब्लड आ ही रहा है SVC और IVC वाला, लेकिन बस से एक्स्ट्रा ब्लड आ गया लेफ्ट जो साइड आपकी हार्ट की उस वाला, तो उस वजह से पल्मोनरी वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। पल्मोनरी वेस्कुलरिटी के बढ़ने का दूसरा नाम ही आपका पल्मोनरी प्लेथोरा है। अब फिर एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि आपने किस बेस पे ये कमेंट किया कि ये प्लेथोरा है। मैं कहता हूँ ये प्लेथोरा नहीं है। तो आपने किस बेस पे करना है कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है राइट साइड की, जो डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी है, जो आपको हाइला से नजर आती है नीचे रन करती हुई, आगे कुछ एक्सरे आएंगे उनमें हम देखते हैं कि जो लोअर लोब को मेनली सप्लाई करती है, उसका डायामीटर आपके ट्रेकिया के डायामीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो आपको ट्रेकिया से बड़ी लग रही है तो आप जो रेडियोग्राफिकली आप उसको कहते हैं प्लेथोरा है, वरना बाकी आपको वेस्कुलरिटी देख के। और दूसरा पॉइंट, आपकी जैसे ही पल्मोनरी वेसल निकलती है पेरिफेरी तक पहुंचते पहुंचते वो इतनी फेंट हो जाती है कि आपको नजर नहीं आती। लेकिन जब वेस्कुलरिटी बढ़ जाएगी, यानी लंग्स के अंदर सप्लाई ज्यादा हो गई है, ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो आपकी जो वेसल्स हैं बिल्कुल पेरिफेरी तक जाती हुई नजर आती हैं आपको, उसको आपने प्लेथोरा बोलना है, ठीक है।
जी डॉक्टर साहब। ठीक है। अच्छा आगे चलें। वेस्कुलरिटी ये इतनी वो खास चीज नहीं है, एक दफा नजर मार लीजिएगा, प्रेजेंटेशन में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बाकी आप लोग अक्सर एक हर्फ यूज करते हैं वेस्कुलरिटी का, सेफलाइजेशन, ये माइट्रल वेल्व डिजीज में कब लेबल करनी है? सर अगर अपर जो है वो 2 इंटरकोस्टल स्पेस में जो है हमें यस वेसल्स यस। नजर आए तो मोर देन 3 mm। आप टू जो इंटरकास्टल स्पेस है वहां पे आपको वेसल नजर आनी चाहिए। अगर वहां तक वो नहीं पहुंची तो फिर आपकी नजरों का धोखा हो सकता है, लेकिन वो सेफलाइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है। बाकी ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि आपको वेसल नजर आती है सम टाइम रन करती हुई हाइला से ऊपर की तरफ, एपिक्स की तरफ। ठीक है। तो आप लोग जैसे ही देखते हैं कि 2-4 वेसल नजर आ रही हैं ऊपर जाते, तो फौरन उसको लेबल कर देते हैं कि ये सेफलाइजेशन हो रही है, ये तो पल्मोनरी एडीमा की तरफ बात जा रही है। तो हर ऊपर जाती हुई वेसल को आपने सेफलाइजेशन नहीं कहना। आपको अगर अपर टू इंटरकास्टल स्पेसेस उन्हीं के अंदर आपको वेसल नजर आए और वो उसका डायमीटर आपको लगे कि 3 mm से ज्यादा है, ठीक है, डायमीटर तो हम अक्सर की बेस पे वैसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर अपर टू इंटरकास्टल स्पेसेस में अगर आपको वेसल नजर आए तो फिर आपने लेबल करना है कि दिस इज सेफलाइजेशन ऑफ वेसल, वरना वो सेफलाइजेशन नहीं है। सर अपर टू से मुराद फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकास्टल स्पेस जो आपको नजर आ रही है। जी साकिब भाई। ठीक है। जी ठीक। सर बायलैटरल। अच्छा हाँ बायलैटरल एडीमा तो बायलैटरल, यूनिलैटरल भी हो सकती है, यूनिलैटरल भी हो सकती है। जैसे आप बताएं किस में होगी? आइसोलेटेड राइट अपर लोब में भी होते हैं ना आइसोलेटेड किस में होती है हाइपरटेंशन। आप बताएं? हाइपरटेंशन यूनि पल्मोनरी यूनि हाइपरटेंशन। ठीक है। यूनिलैटरल पल्मोनरी एडीमा होता है, यस सर। किस में होता है? सर नॉन कार्डियोजेनिक हो। बायलैटरल नहीं होगा? बायलैटरल होना चाहिए कार्डियोजेनिक। ये आप लोगों ने पढ़ के मुझे बताना है अगली प्रेजेंटेशन में कि यूनिलैटरल पल्मोनरी एडीमा किस में होता है। सर वो एक ठीक है। जो सपाइन पेशेंट होते हैं आईसीयू पेशेंट यस सेटिंग में ठीक होता है। है। एक सुपाइन हो गया, 2 कंडीशन और है। हेपेटिक सर आप लोग सर्च करेंगे तो फिर फायदा भी होगा। ठीक है। मैं बता दूंगा ना, आप अभी सुनेंगे फिर भूल जाएंगे। सर्च करें, कल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है। जी साकिब। ठीक है। ये लर्निंग वाले हाँ यूनिलैटरल पल्मोनरी एडीमा किस में होता है? तो सेकंड कंडीशन एस्पिरेशन। वो फिर आप पढ़ें, एस्पिरेशन में नहीं होता। सही है। ठीक है। आप पढ़ेंगे तो फिर फायदा भी होगा, 2 चीजें जी और भी जी देख श्योर। लेंगे। ठीक है। अच्छा एपिकल पर ये सेफलाइजेशन क्लियर हो गया। जो वेस्कुलरिटी होती है, प्लेथोरा होता है, वो हमेशा सिमेट्रिक और बायलैटरल ही होगा। ये नहीं होता कि वो कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें होता है, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में आपको प्लेथोरा जो मिलेगा आपको बायलैटरल ही मिलेगा, क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक तो एक ही जा रहा है ना मेनली। तो आगे को अगर थ्रोम्बस या इस तरह कुछ चीज पड़ी है, लेकिन लेस लाइकली होता है, मोस्टली बायलैटरल सिमेट्रिकल प्लेथोरा होता है। नहीं भाई आगे कर दें, ये चीज एक मैं शेयर कर दूंगा, इसमें देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉक्स के हवाले से हैं या एमसीक्यू जो रिटर्न दिन देना है अभी। आगे कर दें, ये आखिरी नजर चाल है। चलें जी। अच्छा आप बताएं क्या है ये? एनी वॉलंटियर? जी सर, इसे मैं बताऊं? जी जी। बोलें। See, I'm provided with X-ray chest, frontal and lateral projection. Here I can appreciate that the aortic contour is inconspicuous, and there is prominence of the main pulmonary trunk, and the heart part appears mildly enlarged. Patient appears adult. My provisional diagnosis is ASD. In this case, however, I would advise the further echocardiography to confirm my finding. And there's also pulmonary plethora. Sorry, इसको पहले बताना चाहिए था मुझे। यस ये प्लेथोरा ही मेनली दिखाया था जी कि इसमें मेनली प्लेथोरा दिखाने की कोशिश की है मैंने। जी बाकी अभी जी। ये स्लाइड दोबारा देखते हैं। ठीक है। नहीं भैया आगे चलें। नेक्स्ट। अच्छा उसके बाद दूसरी जो चीज होती है
पल्मोनरी ओलिजीमिया, ठीक है। अब ये किस्म होगा जिसमें, अब ये प्लेथोरा के टोटली अपोजिट है। प्लेथोरा होता है आपकी वेस्कुलरिटी ब्लड की लंग के अंदर बढ़ जाती है। अगर किसी वजह से आपके लंग्स की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाए, यानी उसको ब्लड ना पहुंच रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि नॉर्मल से वेस्कुलरिटी कम हो गई है, तो ये पल्मोनरी ओलिजीमिया की तरफ बात चली गई है, ठीक है। अब कैसे होगी? अगर आपका राइट टू लेफ्ट शंट को बना हुआ है, जिस तरह पेटेंट फोरम इन ओवेल वगैरह रह गया, आपका ब्लड राइट एट्रियम में तो आ रहा है, लेकिन जितना ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए था उतना नहीं गया। आपका आधा ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में मूव कर गया। तो उस कंडीशन में नीचे ब्लड वैसे ही राइट वेंट्रिकल को कम पहुंचा, उसने मजीद थोड़ा आगे कम भेजा, तो वेस्कुलरिटी कम हो गई। पहली कंडीशन होती है राइट टू लेफ्ट शंट। दूसरी होती है कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन दैट कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो गया है। लंग अब इतना जोर ही नहीं लगा पा रहा कि वो आपका जो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है वो आपके लंग्स को पुश कर सके, ठीक है। यानी कंस्ट्रिक्शन हो गई है, वो प्रॉपर जो सिस्टली बनती है राइट वेंट्रिकल की, वो प्रॉपर बिल्ट नहीं हो रही, तो उस वजह से लंग की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है। तीसरी चीज होती है कि आपका राइट जो वेंट्रिकल है उसका हार्ट फेलियर हो गया, यानी कोई जो एस से या एवी नोड वाला वो चक्कर होता है, इलेक्ट्रोफिजिक्स में अगर चले जाएं हम थोड़ा सा, तो आपका राइट जो हार्ट है वो प्रॉपर उसकी कंट्रैक्शन नहीं हो पा रही, ठीक है, फेलियर हो गए, तो उस वजह से भी आपकी पल्मोनरी वेस्कुलरिटी इफेक्ट होती है। और चौथी चीज है वो है आपकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आपका नीचे से ब्लड तो ठीक जा रहा है, लेकिन रास्ते में कोई ऐसी चीज फंस गई है वेसल्स के अंदर कि जिसकी वजह से आपके लंग्स के अंदर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से आपका पल्मोनरी ओलिजीमिया होगा, ठीक है। और ये रफली आपका ना एक्सरे देख देख के आइडिया होता है कि आपकी वेस्कुलरिटी नॉर्मल से कम है, लेकिन आपने फैक्टर लाजमी उसमें चेक करने हैं कि फॉरन ओलिजीमिया लेबल करने से पहले कि एक्सरे फैक्टर उसका एक्सपोजर और जो उसकी पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग बहुत मैटर करती है। एक्सरे जब भी देखें सबसे पहले आप क्वालिटी पे कमेंट लाजमी किया करें, ये हैबिट बना लें। प्रैक्टिकल एग्जाम में चले इतना मैटर नहीं करता, वहाँ पे तो ठीक होते हैं एक्सरे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ओलिजीमिया वगैरह को पॉइंट करने से पहले आप देख लें कि आपकी जो सेंटरिंग है वो प्रॉपर हुई या नहीं हुई। अगर सेंटरिंग नहीं होगी तो वो भी आपको मिसलीड कर सकती है, ठीक है। अच्छा, आगे जी आगे पिंग टॉफ क्या होता है? सर जिसमें प्लेथोरा साइनोसिस होता नहीं है। होता, साइनोसिस नहीं होता। प्लेथोरा टॉफ में क्यों होगा? सर इसमें प्लेथोरा भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है क्यों वेस्कुलेचर, क्यों और क्यों कम भी हो क्यों सकता करना, है। क्यों होगा प्लेथोरा, क्यों होगा टॉफ में? हो सकता है। सर टॉफ होता क्या है? करेक्टेड में हो सकता है सर, करेक्टेड में। वो टॉफ कहलाएगा फिर? पॉलीजीनिया होता है टॉफ में। सर इसमें एसोसिएटेड वीएसडी भी हो सकता है, और अगर वो इनकम्प्लीट टॉफ क्या होता है? टेराटोलॉजी या फैलेट क्या पॉइंट कंपोनेंट्स हैं इसके? राइट वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट होती है। ठीक है, एक हो गया। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा होता है इसके अंदर। दो हो गए, गुड। वीएसपी हो गया, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, सॉरी वीएसपी हो पल्मोनरी गया, स्टेनोसिस और वीएसडी। पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अगर चार चीजें होंगी तो आप उसने टॉफ लेबल करना है, वरना कोई एक कंपोनेंट भी मिसिंग है तो आप उसको टॉफ नहीं कह सकते। टेराटोलॉजी या फैलेट है ना, टेराटोलॉजी मतलब चार कंपोनेंट है, अगर एक भी मिस हो गया तो वो टेराटोलॉजी तो ना रही, वो ट्राइयोलॉजी हो जाएगी, ठीक है, वो और चीज है। इसमें नामली आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्स्ट्रक्शन किस लेवल की है। आपने जब भी टॉफ का इस तरह कमेंट करना है, आपने हिस्ट्री लाजमी लेनी है कि साइनोसिस है या नहीं है। अगर टॉफ वाला बच्चा हमेशा साइनोसिस के साथ ही प्रेजेंट करता है, जब वो जोर लगाएगा तो नीला, पेशेंट जो आते हैं, वालिदैन आते हैं, वो कंप्लेन यही करते हैं कि बच्चा जब थोड़ा सा खांसी खांसी करता है या खेलता है नीला पीला हो जाता है, तो वो टॉफ होता है। अगर उसका वो साइनोसिस नहीं हो रहा तो यानी उसका जो आउटफ्लो ट्रैक है वो उसकी इतनी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी कि वो मुकम्मल वो ब्लड को आगे वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर जाने से रोके, यानी थोड़ा बहुत ब्लड आपका पास आगे कर रहा होगा, ठीक है। तो उसमें फिर इतना ज्यादा इस तरह की प्रॉपर जो एक्सरे पे पिक्चर बनती है ना आपकी, ये कार्डियक एपिक्स अपलिफ्ट होती है और बूट शेप पार्ट, वो चीज नहीं आएगी, बस उसमें कार्डियोमेगाली ही मिलती है। आपको जो प्रॉपर बूट शेप पार्ट है वो फिर पिंक टॉफ में नहीं मिलेगा,
ठीक है, ये बस वैसे को पूछ लेते हैं, वाइवा में एक दफा पूछा किसी से, तो मैंने इसलिए ऐड ऑन कर लिया ताकि अगर आपको ये रफली आइडिया हो कि पिंक टॉफ होता क्या है। सर दोबारा प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। इसमें ये होता है मैम कि नॉर्मली टॉफ वाले बच्चों में जो वालिदैन कंप्लेन करते हैं ना कि बच्चा जब थोड़ा सा खेलता कूदता है अपने बाकी कुलीग्स के साथ स्कूल वगैरह में तो नीला पीला हो जाता है, ठीक है, जी। तो वो साइनोसिस होती है, मेनली नीला पीला होना साइनोसिस, आपने उसकी बेस पे डायग्नोज करना होता है। तो ठीक नॉर्मली सर। इसमें बूट शेप हार्ट बनता है, वो मैं फिर आगे जब टॉफ पढ़ाता हूँ उसमें फिर बताता हूँ कि बूट शेप हार्ट बनता क्यों है। तो नॉर्मली जो आपकी मुकम्मल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, आपका ब्लड बिल्कुल नहीं जा रहा होता राइट वेंट्रिकल से ऊपर लंग की तरफ, ठीक है, स्वीयर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जी लेकिन जी सर। अब उसकी ग्रेडिंग है। अगर सम टाइम होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होती है लेकिन इतनी माइल्ड होती है कि वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाती बच्चे को, ठीक है, तो ब्लड ठीक। आपका राइट वेंट्रिकल से इजीली पास करके ऊपर चला जाता है, तो राइट वेंट्रिकल का इतना जोर नहीं लगता। जब राइट वेंट्रिकल का जोर नहीं लगेगा ना, उसकी हाइपरट्रॉफी नहीं होगी, वो नॉर्मल ही रहेगा क्योंकि ब्लड तो इजीली पास कर रहा है। जी सर। तो एक बच्चे में साइनोसिस नहीं होगी। राइट अच्छा ठीक। वेंट्रिकल जब भी आपका इनलार्ज होगा आपकी कार्डियक एपिक्स अपलिफ्ट कर देगा, ठीक सर, फिर ठीक है। साइनोसिस के साइंस आएंगे। हाँ, साइनोसिस के साइन फिर नॉर्मल आते होते फिर नहीं आते होते पिंक टॉफ में ना, साइनोसिस के साइन तो नहीं आएंगे क्योंकि ब्लड तो इजीली लंग में जा रहा है, नहीं ऑक्सीजनेट सर, होके जब वो, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी फिर साइनोसिस के हाँ साइन आएंगे ना, फिर जब साइन फिर आएंगे, फिर बिल्कुल आएंगे, हाँ, ठीक क्योंकि है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगी नहीं तो उसको रेजिस्टेंस नहीं हाँ, मिलेगा तो इजीली फ्लो वो करेगा इजीली ब्लड। जा रहा है, वो जा रहा है जी सर। बिल्कुल, ठीक है। नॉर्मली टॉफ में ये होता है कि आपका राइट वेंट्रिकल इनलार्ज होता है, राइट वेंट्रिकल के इनलार्ज होने की वजह से आपकी कार्डियक एपिक्स जो है वो अपलिफ्ट हो जाती है, ठीक ठीक है। सर। तो कार्डियक एपिक्स अपलिफ्ट हो जाती है और इस वजह से आपका बूट शेप थोड़ा सा बनता है, वो शेप बनती है बूट शेप, ठीक है। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं, आगे आ गया पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन, ठीक है। अच्छा, पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन, आपके वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया है। पल्मोनरी वेन्स का काम है कि उन्होंने लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आना है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम आना है। यहाँ तक अभी तक क्लियर है सारे? ठीक। कोई पीछे रह के तो बता दे, साथ लेके चलना है सारों को। कोई चलिए पूछ सकता अगर किसी ने पूछ। मेरा पिन ड्रॉप साइलेंस से सारों को समझ आ रहा है, बता दीजिएगा। मैं वैसे इतना अच्छा कोई, ठीक है सर, डॉक्टर ठीक साहब है, सही चले। चाह रहे अच्छा, हैं। थैंक यू। पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन ये होती है कि आपकी जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, वेन है, उनके अंदर किसी वजह से प्रेशर बढ़ जाए। अब किन वजूहात की वजह से प्रेशर बढ़ सकता है? पहली वजह यह है कि आगे से कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, माइट्रल वेल्व काम नहीं कर पा रहा, स्टीनोसिस है या उसकी रिगर्जिटेशन है, तो उसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम एक खास कैपेसिटी तक तो ब्लड ले सकता है, क्योंकि एट्रियम का काम होता है सिर्फ जितने भी राइट एट्रियम है या लेफ्ट एट्रियम है। ये शोर किस चीज का है? मैं माइक देखता ओपन है किसी का? सैमसंग, इनको म्यूट कर दें काइंडली। एक मिनट मैं एक दफा म्यूट कर देता हूँ सबको। साकिब अब आप अनम्यूट हो जाएं। जी जी ठीक है। अब जो एट्रियम होते हैं ना, एट्रियल चैम्बर, मैं थोड़ा सा अनाटमी में इसलिए अंदर ज्यादा डीप हो जाता हूँ कि आपकी अनाटमी जो है जितनी तगड़ी होगी आप उतना अच्छा पैथोलॉजी भी पिक करेंगे और बाकी चीजें, एक्सरे वगैरह या सीटी वगैरह, वो ज्यादा इजी हो जाता है। तो एट्रियल जो चैम्बर्स होते हैं उनका काम सिर्फ आपका ब्लड रिसीव करना है, और वेंट्रिकल जितने हैं दोनों, उनका काम कंट्रैक्ट करना है, यानी उन्होंने ब्लड जोर लगा के बाहर फेंकना है। राइट वेंट्रिकल ने आपका ब्लड सारा जोर लगा के लंग्स में फेंकना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने सारा जोर लगा के अगेंस्ट द ग्रेविटी ब्लड आपके एओर्टा के अंदर फेंकना है, ठीक है। तो अगर किसी वजह से आपका एट्रियम जो है, लेफ्ट एट्रियम, उसका काम सिर्फ रिसीव करना है, एक खास कैपेसिटी तक तो वो ब्लड ले सकता है। अब अगर माइट्रल वेल्व स्टेनोसिस है, इसका मतलब है कि माइट्रल वेल्व ने कनेक्शन बनाया हुआ, दरमियान में जो वेल्व बना हुआ है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, उसका इशू है, तो खास कैपेसिटी तक तो ब्लड स्टोर होगा। उसके बाद फालतू ब्लड तो नहीं आ सकता, वो कहीं ना कहीं तो जाना है, तो वापस सिग्नल जाता है आपके लंग्स को कि बस इससे ज्यादा ब्लड हमारे पास वापस ना आए। तो वो ब्लड अब पल्मोनरी वेन्स के अंदर तो है, अब वो ब्लड कहाँ जाएगा? वेन से आर्टरी के अंदर ब्लड वाला कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि रास्ते में कैपिलरीज आनी है, आर्टरी से ब्लड वेन के अंदर जरूर आ सकता है, लेकिन वेन का ब्लड वापस आर्टरी में नहीं जाता होता, ये कोई रूल नहीं है,
जिससे आपको कंसेप्ट बना हुआ था ना कि पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन होगी है तो उससे आर्टीरियल हो सकती है, नहीं, आर्टीरियल से वीनस हो सकती है, वीनस वाला आर्टीरियल से कोई चक्कर नहीं है। तो अगर आगे वेल्व का इशू है तो ब्लड वेसल वेन्स के अंदर अब वेन डिस्टेंड कर सकती हैं खास लेवल तक, उसके अंदर प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो गया। तो जब प्रेशर एक खास लिमिट क्रॉस कर जाएगा, यानी वेज प्रेशर जो है उसका वो क्रॉस कर जाएगा, एक खास लिमिट है, वो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो होती है 6 to 12 mm। ये आप हम एक्सरे तो नहीं कर सकते, ये स्पेशल डिवाइस होती है पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर मेजर करने के लिए। अगर 12 mm क्रॉस कर जाए तो उसको हम लेबल करते हैं कि पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन है। अब वेन्स के लेवल पे जाके जो आपके इंटरस्टिशियम में वो एक्सचेंज होता है वो वेन के लेवल पे होता है, वेन और कैपिलरी और आपके एल्वोलाई पड़ा होता है और जो सेप्टम होता है, ठीक है। एक तो हो गया ये वेल्व वाला रोला, दूसरा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन है अगर, या पल्मोनरी वीनस अक्लूजन है, कोई वेन ही इतना उनके अंदर वो जो इलास्टिसिटी है वो नहीं है कि वो ब्लड पुश करके आगे आपके लेफ्ट एट्रियम में ड्रा कर सके, ठीक है, या कोई थ्रोम्बस आ गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर, या कोई ट्यूमर है, ब्लड आगे रिसीव नहीं हो रहा लेफ्ट एट्रियम में, यानी उसकी जो कैपेसिटी रिसीव करने की थी, फॉर एग्जांपल वो 10 लीटर अगर ले सकता था तो उसके अंदर कोई 5 लीटर का ट्यूमर आ गया अंदर, ठीक है, वॉल्यूम उसका, तो उसकी कैपेसिटी 5 रहेगी टोटल। अब 5 लीटर वो ले सकता है, उसके बाद ब्लड फालतू तो नहीं नीचे आ सकता, जगह ही नहीं है, तो वो सारा ब्लड आपका पूल अप होता है पल्मोनरी वेन्स के अंदर, उस वजह से उसका प्रेशर बिल्ड हो जाता है। अब जब पल्मोनरी वेन्स के अंदर आपका प्रेशर, समझ आ रही है यहाँ तक? जी जी साकिब, ठीक है, पल्मोनरी वेन के अंदर प्रेशर बढ़ गया है तो आपने फिजियोलॉजी में एक चीज पढ़ी थी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक चीज होती है। क्या होती है हाइड्रोस्टैटिक? सर जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो ओजिंग हो जाती है कंट्रास्ट की। यस, कंट्रास्ट की नहीं, वेसल सॉरी ब्लड की, वेसल की, हाँ, प्लाज्मा की, ठीक है। आपको जो प्लाज्मा या वो जो कुछ मटेरियल है सारा सेल्स के अलावा, सेल तो क्रॉस नहीं करते, वेल जो वाल होते हैं वेसल्स के अंदर, ठीक है, उन वो जो सुराख हैं, पोर्स हैं, उनको क्रॉस नहीं करते, लेकिन आपका प्लाज्मा वेसल से जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्रॉस करके बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। पहली स्टेज में ये होता है कि आपकी वेसल प्रोमिनेंट हो जाती हैं, तो उसमें सेफलाइजेशन होगी। पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन ग्रेड 1 में आपको सेफलाइजेशन मिलेगी, वेसल प्रोमिनेंट होंगी, आपका हाइला प्रोमिनेंट हो जाएगा, और जो अपर लोब की वेसल्स हैं, अब ब्लड आगे नहीं जा रहा तो जितनी वेसल्स हाइला पे मौजूद है सबको कहा जाता है कि ठीक है भाई अब खुल के जितना बड़ा हो सकते हो जाओ। अब अपर लोब वालों की मौज लग गई तो वो सारा ब्लड आपका ग्रेविटी के साथ नीचे तो जा ही जा रहा था, लेकिन ग्रेविटी के साथ भी एक खास लिमिट है, ब्लड आगे नहीं जा रहा था, वो सारा वहां पे स्टोर होना है, तो कुछ ब्लड फिर जो आपकी एपिक्स हैं उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है, वो सेफलाइजेशन होती है। अपर टू इंटरकास्टल स्पेसेस में आपका ब्लड वेसल अगर नजर आ जाए तो उसको आप सेफलाइजेशन कहते हैं। अब ग्रेड 2 में क्या होता है कि अब आर्टरी और बड़ी हो गई है, सॉरी वेन, पल्मोनरी वेन और बड़ी हो गई, उसके अंदर प्रेशर मजीद बढ़ गया, जितना डायमीटर ज्यादा होगा उसका हाइड्रोस्टैटिक और ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा तो हाइड्रोस्टैटिक भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। अब आपका ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन से निकल के बाहर जो आपकी इंटरस्टिशियम है, ठीक है, उसके अंदर जम होना शुरू हो गया, अभी एल्वोलाई के अंदर नहीं पहुंचा, एल्वोलाई के दरमियान बाहर जो आपके अंगूर की तरह ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जहाँ पे टर्मिनल जो स्ट्रक्चर आपके ब्रोंकल ट्री के, ठीक है, उसके बाहर आपकी इंटरस्टिशियम पड़ी हुई है, एक सेप्टा, एक पर्दा सा पड़ा हुआ है, उस पर्दे के ऊपर आपकी लिम्फेटिक्स भी पड़ी है, आपकी आर्टरी भी पड़ी है, और आपकी वेन पड़ी है, और नर्व चैनल पड़े हैं, ठीक है, नर्व फाइबर्स। अब वेन के अंदर प्रेशर बढ़ गया है तो वहां से जो प्लाज्मा है वो निकल के इंटरस्टिशियम के अंदर जमा होना शुरू हो गया है। अब इंटरस्टिशियम जो है वो थिकन होना शुरू हो जाएगी, उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल एडिमा। अब वो नजर किस तरह आएगा आपको? करली बी लाइंस की फॉर्म में, पेरी ब्रोंकियल कफिंग हो जाएगी, क्योंकि पेरी जो ब्रोंकस है एल्वोलाई वगैरह है, अब एल्वोलाई के अंदर तो अभी ब्लड नहीं पहुंचा, उसके बाहर बाहर सारा पानी जम होना शुरू हो गया, तो जो उसकी बाहर वाल है एल्वोलाई की, ठीक है, वो थिकन होना शुरू हो जाएगी। जो आपको ब्रोंकस टाइप वो नजर आता है एक्सरे पे, उसकी जो वाल थिक हो जाती है, व्हाइट सा हेज आना शुरू हो जाता है, जिसको हम पेरी ब्रोंकियल कफिंग कहते हैं, या करली बी, ये चीजें ये आपकी ग्रेड 2 में आएंगी, पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन के ग्रेड 2 में। अब बात यहां तक नहीं रुकी, बात आगे जा रही है। अब प्रेशर इतना बढ़ गया कि आपकी जो
एल्वोलाई हैं उनके अंदर जो छोटे छोटे सुराख हैं, अब इंटरस्टिशियम में पानी जमा करने की खास लिमिट थी, वहां से वो जमा होके कहाँ जाना शुरू हो गया, एल्वोलाई के अंदर जमा होना शुरू हो गया। ठीक है, अब एल्वोलाई के अंदर क्या होती है नार्मल? एयर एयर। एयर अब होती पानी, है। ठीक है, पानी और एयर आएगी तो क्या बनेगा? एयर ब्रोंकोग्राम। ठीक है, जो कंसोलिडेशन वगैरह कहते हैं ना आप लोग, तो ओपेसिटी या विद एयर ब्रोंकोग्राम, एक्चुअली चक्कर ये होता है इसका। पानी एल्वोलाई के, अब इसमें फ्लफी ओपेसिटीज बनती हैं आपको। ठीक है, जो दूसरी स्टेज है उसमें आपको रेटिकुलेशन नजर आएगी इंटरस्टिशियल एडीमा में, थिकन लाइन नजर आएंगी, थिकन सेप्टी हो सकते हैं, लेकिन अभी आपकी कंसोलिडेशन या ओपेसिटीज नहीं बनेगी। जो आपकी पैची ओपेसिटी बनती हैं वो तब बनती हैं जब एल्वोलाई के अंदर जो अंगूर की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर आपका पानी जमा होना शुरू हो जाए। जब वो छोटे छोटे अंगूर आपस में मिलते हैं तो एक वो गुच्छा बन जाता है। ठीक है, पैची ओपेसिटीज होगी, और ये ज्यादा कहाँ पे बनेगी? अब वेसल तो पड़ी है आपकी हाइला के पास, इधर ही है ना, पेरीफ्री पे काम में सप्लाई पहुंची है, लेकिन इतना ज्यादा वो वहां पे खराबी नहीं है। आपका ज्यादा प्रेशर जो ज्यादा मसाइल की जड़ है वो आपका हाइला के ऊपर वेसल्स हैं, जहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आपकी ज्यादा ओपेसिटीज वहां पे बनना शुरू होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? जी इसको कहते हैं बैट विंग एडीमा। बैट विंग यानी जिस तरह चमगादड़ के व्यापार होते हैं उसकी तरह आपका पेरिफेरी स्पेयर होगा, वहां पे ओपेसिटी इतनी भी नहीं बनेगी, लेकिन सेंटर में पानी ज्यादा जमा हो गया एल्वोलाई के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने एयर ब्रोंकोग्राम और वो सारी स्ट्रक्चर शेप दे के, और एक स्टेज आएगी कि वो इतना ज्यादा पानी जमा हो जाएगा कि एयर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। वहां पे फिर आपको थोड़े बहुत इक्का दुक्का नजर आएंगे, लेकिन आपको टोटली ओपेसिटी नजर आएगी, और आपको वहां पे वेसल वगैरह इस तरह नजर नहीं आएगी। ये स्टेज 3 होती है। जब स्टेज 3 आ गई तो उस टाइम स्टेज 1 वाला चक्कर खत्म हो गया। ये अब स्टेप वाइज चल रहा है कि पहले प्रेशर थोड़ा था, वेसल प्रोमिनेंट हुई, वो स्टेज 1 हो गया सेफलाइजेशन। स्टेज 2 में वेसल मोर प्रोमिनेंट, प्रेशर बढ़ गया, तो अब पानी वेसल से निकल के बाहर आ गया इंटरस्टिशियम के अंदर, वो स्टेज 2 है। अब स्टेज 3 का मतलब है कि स्टेज 2 से बात आगे चली गई है। अब स्टेज 1 और 2 आपको नहीं मिलेंगी, फिर वेसल सेफलाइजेशन वो चक्कर खत्म हो गया। अब ओपेसिटी इतनी बन गई है कि उसने इंटरस्टिशियम को अपने अंदर ही रगड़ दिया सारा, छोटे छोटे एल्वोलाई मिल गए। अब एयर को रही नहीं है कोई, वो जो मैं शुरू में सिलेट बताया था आपको, सिलेट साइन बनता है, वो चक्कर ही खत्म हो गया है। तो अब तीसरे में सिर्फ आपको ओपेसिटीज मिलेंगी। फिर एक स्टेज आती है कि बात बढ़ती बढ़ती इतनी चली जाती है कि वो ओपेसिटी खुद ही रिजॉल्व होना शुरू होगी, और आपको वहां पे छोटे छोटे कैल्सिफिक डॉट्स मिलेंगे, उसको कहते हैं हीमोसिड्रेंस, जो ऑसिफिकेशन हो गई है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? जी साकिब। Yes, sir. Excellent, sir. इसमें कुछ सवाल अगर आपको अभी तक कंसेप्ट ये क्लियर हुआ ना हुआ तो? तो ग्रेड 4 रिपीट कर दें प्लीज। ग्रेड 4 में मैम ये होता है कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग ये प्रोसेस चले, अब दो चीजें हैं ना, या तो बंदा मर जाएगा तो या बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारी जिंदगी वो बैटविंग एडीमा के साथ तो नहीं चलेगा ना। अब जब पानी है, हम लेसिक्स वगैरह लगाते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग चली गई है, मेडिसिन कर रहे हैं, ठीक है, वो पेस्टिस जो बनी है वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो वेसल्स के अंदर चेंजेस हैं वो रहती हैं थोड़ी बहुत। वहां पे जब बहुत ज्यादा वो फ्रिक्शन वाला एलिमेंट आता है तो वहां पे कैल्सिफिकेशंस बन जाती हैं, छोटे छोटे ना, जिस तरह पल्मोनरी मिलियन नोड्यूल्स होते हैं ना, उस तरह के आपको छोटे छोटे डॉट लंग्स के अंदर नजर आएंगे जहां पे वो वेसल्स थी पहले। इसका मतलब है ग्रेड 4 का मतलब है कि यहाँ पे पहले कोई लंबा काम खराब हो चुका है, काफी देर का लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोसेस हुआ है, तो ये हीमोसिड्रन में आपको साथ फिर कार्डिक हिस्ट्री लाजमी होगी। कार्डिक हिस्ट्री के बगैर आप ये कहें कि पहले कार्डिक इशू भी कोई नहीं हुआ और हीमोसिड्रन बनी है, वो नहीं हो सकता। स्टेज 4 तभी होगी कि अगर लंग जो आपका वो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 वाली स्टेजेस पास करके यहाँ तक पहुंच है। ठीक है, छोटे छोटे कैल्सिफिक डॉट्स बन जाएंगे। ये डीडी माता होता है आपके, वेरसेला हो गया, सिलिकोसिस निमोकोनियोसिस वगैरह जो बनाते होते हैं, एल्वुलर प्रोटीनोसिस, इसकी डीडी माता होता है। हाँ जी, हीमोसिड्रिन फिर ये हीमोसिड्रिन ही है जो बेसिकली ठीक है, सीरम ये इसकी यूज डीडी करते माता हैं। होता है।
हाँ जी, वो सीरम यूज करता है बिल्कुल। ठीक है, बाकी ये थ्योरेटिकल चीजें ये साथ लिखी हुई, ये देख लीजिए कि कितने प्रेशर पे क्या कुछ होता है। आगे चले नहीं भाई, अभी कुछ एक्सरे आएंगे, बस काफी मैं आप लोगों को फजूल चीजें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बर्दाश्त करें आप। चलें जी, ये बताएं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलें आगे चलें, ये बताएं एनी वॉलंटियर। Any volunteers? X-ray chest frontal projection of a skeletal immature patient in which I can appreciate that there is mediastinal widening. There is mediastinal widening and reduced pulmonary vascular markings. So right cardiac border is also prominent, and there is also elevation of the apex. Sir, based on imaging findings and skeletally immature patient, it can be a case of किस बेस पे एक एक्सक्यूज मी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। किस बेस पे आपने कह दिया कि ये मैच्योर है? सर इमेच्योर। अच्छा, इमेच्योर किस बेस पे? सर इसकी जो सर ये ह्यूमरल एपिफिसिस सर अभी वो सेपरेट है। ठीक है जी सर। अच्छा, वर्टिब्रल भी देख सकते हैं, वर्टिब्रल भी देख सकते हैं दूसरा। ठीक है, अच्छा ये लैटरल एक्सरे क्यों लगाया मैंने, कोई वजह है इसकी? अच्छा सर, लैटरल जी एक्सरे सर, सैंडविच वर्टिब्रा आ रहा है। जी सर, मैं बताऊं? आप बता लें। सर ये चूल्हा आ रहा है, शेप यस, दिस इज अच्छे फेस्टुला। जब भी कोई लगा हुआ एक्सरे इस तरह तो उस पर गौर किया करें। जब लेटर लगाया मैंने, इसकी कोई खास वजह है कि मैंने वो स्पेशल फोकस करके किया हुआ। क्या बन गया फिर ये? सर ये वेक्टरल एनॉमलीज जो होती हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपने वो शुरू में, सॉरी मैं आपका नाम डॉक्टर साहब पहले बोल रहे थे। जी सर, डॉक्टर वकार। डॉक्टर वकार। अच्छा डॉक्टर वकार, शुरू में आपने जिस तरह वो देख लिया ना कि आपने बताया कि ये चेस्ट एक्सरे है, पेडियाट्रिक एज ग्रुप है। अब बहुत सारी चीजें तो आपकी वहाँ पे डेफिनेटली आधी रूल आउट हो गई कि अब हमने सिर्फ बच्चों पे सोचना है, हमने अडल्ट का वो कोई ट्यूमर नहीं सोचना। हमने अब लंग्स में क्लियर नजर आ रहे हैं तो हमने मेनली इस पे फोकस करना है हार्ट वाले एरिया में। वेस्कुलरिटी पे कमेंट कर दिया, छोटा बच्चा है, सबसे पहले देखें कि प्लेथोरा है, नॉर्मल है या नहीं है। मेडियास्टिनल शेडो, मेडियास्टिनल छोटे बच्चों में आपको स्फीयर मेडियास्टिनम वाइडेंड मिलती है। क्यों मिलती है? सर वो थाइमिक शेडो की वजह से। थाइमिक शेडो की वजह से। ठीक है, तो उसकी बेस पे आपने थोड़ा सा कॉशियस होकर चलना है। अडल्ट में अगर आपको मिले ना वाइडेंड, तो फिर आप मेडियास्टिनल मैस सोचते हैं। छोटे बच्चों में तो ये नॉर्मली इतनी वाइडेंड होती है, तो आपने इसको पैथोलॉजी के एस्पेक्ट पे नहीं लेना। अब आ जाए लंग्स के अंदर। लंग्स आपको ठीक मिल गए, कोई पैथोलॉजी नहीं मिली। वेस्कुलरिटी देखें, कम है, ज्यादा है या नॉर्मल है? सर रिड्यूस लग रही थी। कम है, ठीक है, बिल्कुल कम है, रिड्यूस्ड है, बिल्कुल रिड्यूस्ड है। पेरिफेरी तक देखो कोई वो नहीं जा रही, बिल्कुल आपको पल्मोनरी वेसल्स भी कोई खास इतनी नहीं मिल रही, हल्की फुल्का वो निशानी है बस। ठीक है, प्लेथोरा तो निकल गया ना, प्लेथोरा तो किसी खाते में या ये नॉर्मल है या कम है। अब हमें कम लग रही है। उसके बाद आप देखें कार्डिक साइज पे, कार्डिक साइज थोड़ा सा इनलार्ज है। ठीक है, अब फिर देखें एपिक्स, अपलिफ्ट है या नहीं है? जी सर, अपलिफ्ट एपिक्स। अपलिफ्ट हो गई। अपलिफ्ट होने का मतलब है कि आपके राइट वेंट्रिकल का मसला लाजमी चल रहा है। आपका राइट वेंट्रिकल इनलार्ज है, जिसने इतना प्रेशर डाला है कि आपकी कार्डिक एपिक्स उठ के ऊपर चली गई है। ऐसे ही है? जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल किन कंडीशन में इनलार्ज होगा? दो ही कंडीशंस हैं, या तो उसका जोर ज्यादा लग रहा है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो या कोई लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है। लेफ्ट टू राइट शंट होगा तो प्लेथोरा होना चाहिए, वो नहीं है, वो निकल गया। इट मींस कि कोई आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका जोर ज्यादा लग रहा है राइट वेंट्रिकल का, उसकी वजह से कार्डिक एपिक्स अपलिफ्ट हो गई है। और ओलिजीमिया ने हमारे पॉइंट को ज्यादा फेवर कर दिया कि ब्लड लंग्स के अंदर तो जा ही नहीं रहा, ओलिजीमिया हो गया। अब दो चीजें यहाँ पे मिल गई, पल्मोनरी ओलिजीमिया और
आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन उस बेस पे आ गई, और दूसरा कार्डिक एपेक्स आपकी अबलेटेड, राइट वेंट्रिकल एनलार्ज है। शंट आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते। साथ एसोसिएशन होती है आपकी राइट साइडेड एओर्टिक आर्च, ठीक है, वो मिल रही है इसमें। थोड़ा सा बताना नो डाउट ट्रिकी है, लेकिन आपको एओर्टा इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही इसमें। जी सर, आर्च का नहीं आइडिया हो रहा। नॉर्मल लेफ्ट साइड पे नॉर्मल नजर नहीं आ रही, तो हम सपोज करते हैं कि वो राइट साइड पे है, लेकिन बताना इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। लेफ्ट पे नहीं है तो वो डेफिनेटली वो राइट पे ही होगी, ठीक है। अब लेटरल अगर लगाया तो फिर आपने अनॉमलीज लाजमी देखनी है। जब भी आपको ये टॉफ वाला या कोई भी कार्डियक एक्सरे लगे, कार्डियक पैथोलॉजीज कंजेंटल कार्डियक हार्ट डिजीज की वेक्ट्रल के साथ चोली दामन का साथ है, आपने लाजमी देखनी है। बस वो वहां पे कहानी खत्म नहीं कर देनी कि मुझे बस मैंने पकड़ लिया टॉफ या मैंने टीजीए पकड़ लिया है तो दैट्स इट। वर्टिब्रल अनॉमली लाजमी देखनी है। एनजी पे लाजमी गौर करना है कि एनजी अगर डली हुई है तो वो कहाँ पे है। आपको स्टोमिक बबल नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये चीजें अब इसमें साथ लैटरल मैंने लगाया तो इसमें फिस्टुला था, बताना थोड़ा सा नोट और मुश्किल है, गंदा एक्सरे है, लेकिन आप वो एक चीज होगी ना कि आपके ज़हन उसी तरफ ही सोचेगा जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। जब आइडिया ही नहीं होगा तो आप सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। जी सर, फिस्टुला मार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए किस जगह पे बन रहा है। फिस्टुला यार एक मिनट रुको, मैं मार्क करता हूँ। ये मिटाना आप लोगों ने, ये कर देनी, ये वाला, अच्छा यहाँ पे ये वाला है, हाँ। इस पे गौर करें जरा। दो काली लाइनें नजर आ रही हैं आपको। ये पीछे की तरफ जो है ना, ये ईसोफेगस में गया, आगे एंटीरियर ट्रेकिया है, पीछे ईसोफेगस। अब मैं क्लियर कर रहा हूँ तो जरा गौर करें। ये सर उसमें एसोफेगस में एयर गई है तो वो पता चला कि ये फिस्टुला बन रहा है। यस यस यस, बिल्कुल इस तरह। और सर वर्टिब्रेस का क्या है नॉर्मली थी इसमें, सैंडविच वर्टिब्रा? इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। वर्टिब्रा पे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, वर्टिब्रा ठीक लग रही है। लेटरल पे देखे ना, लेटरल में बिल्कुल ठीक है। एपी आपको थोड़ा सा डिसीव करता है, इतना अच्छी क्वालिटी के एक्सरे नहीं है, तो मैं वो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि आप ये फिस्टुला पकड़ेंगे। लेकिन मेनली जो टफ है उसको थोड़ा सा लॉजिकल होकर चलेंगे, तो जब भी पीडियाट्रिक लगे पहले देख लें कि वेस्कुलरिटी है कैसी है। अगर कम है तो आपकी डीडी मजीद शार्ट हो गए, अगर ज्यादा है तो प्लेथोरा टोटल 4 चीजों मान है, या वो सारी टी वाला गाना मचा होगा, टीजीए, ट्रंकस आर्टरियोसिस और टोटल नामलेस पल्मोनरी, या फिर लेफ्ट टू राइट शंट है। शंट का मैंने बता दिया था कि ह्यूमरस देखें, अगर ह्यूमरस आपको फ्यूज लग रही है तो चुप करके एएसटी की तरफ सोचना शुरू कर दें। चैम्बर देखें कि फिर राइट एट्रियम इनलार्ज है या नहीं है। अगर नहीं है, फ्यूज नहीं है, तो फिर दो चीजें हैं, वीएसटी और पीडीए। अब उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। एओर्टा देखें नजर आ गई बड़ी सही प्रोमिनेंट तो पीडीए बना दें, नहीं नजर आ रही उसको वीएसटी बना के सस्पिशन दे के एको एडवाइस कर दें, दैट्स इट, ठीक है जी सर, थैंक यू सो मच। चलें जी आगे चलें। थक तो नहीं गए, घंटा हो गया? नहीं सर, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। अच्छा चलें अच्छा जी आगे। माइटल वेल्व डिजीज है, ये आप लोग काफी वो रिवीजन या किस्म की, आप थोड़ा सा आगे एक्सरे जाने हैं, बस ये पढ़ाई वाले ना 2-4 स्लाइड हैं। अच्छा इसमें होगा क्या, माइटल वेल्व डिजीज में आपका या स्टेनोसिस होगी माइटल वेल्व की, या आपकी रिगर्जिटेशन होगी, ठीक है, एट्रेजिया या रिगर्जिटेशन। दोनों कंडीशंस में आपका लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज हो जाएगा। लेफ्ट एट्रियम इनलार्ज होगा तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम क्या बनाता है, दोबारा बैक टू एनाटॉमी, लेफ्ट हार्ट बॉर्डर और पोस्टीरियर अपर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज। लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज नॉर्मल नजर आती है? नहीं आती। नहीं आती, ठीक है। नॉर्मल कितने बल्ज होते हैं आपकी लेफ्ट साइड पे? 2, अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। 3 नहीं होते? 3 नहीं होते? नहीं, जब वो थर्ड आती है तो सर, जब वो तीसरा थर्ड क्या होता आती है तो तभी तो वो लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज होती है। नॉर्मल लेफ्ट साइड पे ना 3 बल्ज होते हैं। हाँ जी, पहला बल्ज एओर्टा, दूसरा आपका पल्मोनरी आर्टरी, और तीसरा वेंट्रिकल, आपका लेफ्ट हार्ट बॉर्डर, लेफ्ट वेंट्रिकल। वो नहीं बल्ज बनाता आपका, इतना बड़ा बल्ज होता है, ठीक है। जो चौथा आपका आता है ना एट्रियल अपेंडेज का चौथा बल्ज, उसको कहते हैं फोर्थ मोगल साइन, ठीक है। अब मोगल का मतलब क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, ये आप लोगों ने सर्च कर लेना है, तो मैंने अपने दौर में रट्टा मारा हुआ था, अभी तक याद है।
अच्छा, लेफ्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होती है इसमें। दूसरा आपका जब लेफ्ट एट्रिया इनलार्ज होगा तो वो पोस्टीरियर सरफेस बड़ी हो जाएगी, वो फिर अब आगे तो नहीं आ सकती, वो साइडों पे फैलती है, तो आपके राइट साइड पे डबल चैम्बर, वो डबल बार्डर नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर डलेगा तो एलिवेशन हो जाती है लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस की, और क्राइना की जो है आपकी वाइडनिंग हो जाती है। नॉर्मल कितना होता है क्राइनल एंगल? 90 तक लेस होता है। 65 तक 40 तकरीबन, 40 to 60 65 65 है ना, 65। ठीक है, 60 to 65, लेस देन 90 कहते होते हैं। ठीक है, और जब आप लेटरल पे देखते हैं तो आपको ये आगे शायद इमेज में लगाया हो कि आपको फिर नजर आएगा, जब वो नॉर्मल तो बिल्कुल ना वो वी शेप टाइप होता है आपका जो क्राइना होता है, जहाँ वो मेन राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में उसने स्प्लिट होना है मेन ब्रोंकस में। ठीक है, तो आपको इस तरह लगेगा जिस तरह बंदा चल रहा है, उसको कहते हैं वॉकिंग मैन साइन। ये लेटरल एक्सरे पे नजर आएगा आपको, आप उसकी बेस पे कमेंट कर सकते हैं कि क्राइनल वाइडनिंग है या नहीं है। ठीक है, अपर जोन डाइवर्जन क्यों होगी, कि मैंने अभी सारी इतनी लंबी तकरीर कर दी इसके ऊपर। ठीक है, पल्मोनरी एडीमा कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर के प्रेशर जब वो आगे एक खास कैपेसिटी तक रिसीव हो सकता है, ब्लड सारा पल्मोनरी वेन्स के अंदर जमा होना शुरू हो गया, तो हमने पहले पढ़ा कि सेफलाइजेशन होगी, सेफलाइजेशन से बात बढ़ के आगे गई करली बी लाइंस और पेरीब्रोंकियल कफिंग थे। तीसरी में फिर हमने कहा कि वो फ्लफी ओपेस्ट्रीज बनती हैं एयर ब्रोंकोग्राम वाली, जिसको हम बैटविंग या पल्मोनरी एडीमा कहते होते हैं, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। ठीक है, और लास्ट स्टेज पे अगर वो प्रोलॉन्ग हो तो पल्मोनरी हिमोसाइड्रोसिस या ऑसिफिकेशन हो जाती है लेट स्टेजेस पे जाकर। ठीक है, अब इसके आगे एक्सरे आएंगे तो उस पर हम बाकी मजीद देख लेते हैं। आगे आ गया दूसरा टॉपिक, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। नॉर्मल जो प्रेशर होता है पल्मोनरी आर्टरी का, ये एमसीक्यूज का पॉइंट के वाले से ये एक दफा देख लीजिएगा कि लेस देन 20 होता है। अगर 25 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाए प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर तो उसको हम लेबल करते हैं पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। अब एटियोलॉजी इसकी क्या है, ये मुख्तलिफ वजूहत है जिनकी बेस पे हो सकती है। पहली तो सबसे जो बड़ी वजह है इसकी, वो है इसकी कुछ लेवल है, लेवल 1 से मतलब 7 तक है जो न्यू क्लासिफिकेशन है। एटियोलॉजी डिफरेंट है, सबसे जो प्रोमिनेंट और बड़ी काज जिस तरह हाइपरटेंशन की है जो इडियोपैथिक, 95% जो आपकी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है वो इडियोपैथिक होती है, यानी उसकी कोई काज नहीं है, कोई पता नहीं चलता, सारा कुछ ठीक होगा। पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में भी ज्यादा जो वजूहत हैं वो कहते हैं कि इडियोपैथिक है। बाकी इसकी सेकेंडरी कुछ वजूहत हैं कि वो क्या क्या हो सकती हैं। पहली तो वह है कि आपके पल्मोनरी आर्टरी के लेवल पे मसला है, कोई आपका थ्रोम्बस वगैरह स्टक हो गया है, कोई ट्यूमर आ गया पल्मोनरी आर्टरी का, और उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से आगे बात गई है पल्मोनरी कैपिलरी पे लेवल पे, कि वहां पे वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, प्रेशर ज्यादा बिल्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से आपकी पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन हो सकती है। या फिर आगे को मसाइल हैं कि लेफ्ट हार्ट में प्रॉब्लम है, आगे से प्रेशर ज्यादा बिल्ट हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाना है पल्मोनरी कैपिलरीज में, और वहां से ब्लड जाना है आपका पल्मोनरी वेन में। ऐसे ही है ना? जी जी ठीक है, अब आगे मसला है, आगे ब्लड पहले ही पल्मोनरी वेन्स के अंदर इतना जमा हो गया है कि वो आगे ब्लड, उन्होंने कहा कि नहीं अभी थोड़ी देर आर्टरी अपना ब्लड अपने पास रखे। कैपिलरीज ठीक थी, आर्टरी ठीक थी, लेकिन आगे ब्लड जहाँ पे हमने डिपॉजिट कराना था वापस हार्ट में बेचने के लिए ऑक्सीजनेट करा के, अब आगे इतने वो रश पड़ा हुआ है कि हमें आर्टरी को अपना ब्लड अपने पास थोड़ी देर रखना पड़ेगा। तो उस वजह से जब ब्लड इकट्ठा होना शुरू होता है तो उस वजह से एक प्रेशर बिल्ड होता है। एक ये भी वजह होती है कि आगे लेफ्ट हार्ट फेलियर है या पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से आपकी सॉरी जी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इसका मतलब है जी कि जी अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है तो वो उसको इससे हो पल्मोनरी सकती है, आर्टेरियल हाइपरटेंशन करवा देता है ना? बिल्कुल करवा देता है। ओके 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 ठीक है ठीक है। ठीक है, ये वो कंसेप्ट था जो मैं ख्याल में पहले शायद कोई लास्ट टाइम भी काफी इस पर डिस्कशन होती रही थी। ठीक है, वीनस हाइपरटेंशन की वजह से आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो सकती है, लेकिन यस आर्टरी की वजह से वीनस नहीं होती। जी जी जारी बात है। सर आर्टरी ऑपोजिट बोल रहे हैं आप। मैं सर नहीं, अभी सीधा आपने बोल बोला रहा हूँ। था ना, सर आपने अभी कहा था ना कि नहीं, पल्मोनरी ठीक बोल वीनस रहे नहीं नहीं हाइपरटेंशन नहीं जब नहीं, होती है। मैं शायद पहले मैं गलत कह गया हूँ, हाँ ये असल आप मेरा कंसेप्ट ख्याल है। थोड़ा इसीलिए मैंने इसको दोबारा आपको हाँ नहीं मैं शायद उल्टा पहले कह गया हूँ। ठीक है, मैं उल्टा पहले कह गया हूँ, आर्टरी की वजह से वीनस नहीं होगी,
आर्टरी के अंदर प्रेशर है तो वो सारा वेन में जाएगा, वेन आगे ठीक है, वेन का काम तो बस चैनल है, उसने लेफ्ट एट्रियम में खोल देना है जाके ब्लड। लेकिन अगर आगे मसला है वेन के लेवल पे तो आर्टरी ने ब्लड सारा भेजना है वेन के अंदर, तो वेन की वजह से आर्टरी में प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन आर्टरी की वजह से वेन के अंदर वो मसाइल नहीं आएंगे, वीनस हाइपरटेंशन नहीं होगी। एक्सक्यूज मी, आसान अल्फाज में ये कि ये लोग ये याद रख लें कि बैक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव एजेंट होता है, तो ये बैक प्रेशर में जब भी चीजें बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, आगे इसमें आपको मेनली ये तो एटियोलॉजी थी, बस ये इसलिए था कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आपने क्या क्या चीजें देखनी है, ठीक है। मैट्रल वाल्व का अगर कोई मसाइल हैं तो उसकी वजह इसमें देखिए मैम 4 चीजें हैं। पहली वजह इडियोपैथिक, वो गलत हो गया ना। अब देखिए मेरी बात सुन लें, आसान अल्फाज में दोबारा रिपीट कर ये सबको म्यूट कर दें प्लीज एक बार। पहली वजह होगी इडियोपैथिक, याद रहेगी। दूसरी बात आ गई आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कोई जाती मसला है उसका अपना, कुछ थ्रोम्बस आ गया उसके अंदर, या उसका कोई ट्यूमर पड़ा है, कुछ पल्मोनरी आर्टरी का सारकोमास भी होते हैं, ठीक है, या पल्मोनरी आर्टरी का कोई अपना जाती मसला है, उस वजह से प्रेशर बिल्ड हो सकता है उसका। आगे चलें, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाना है आपका एक्सचेंज के लिए कैपिलरीज के अंदर। अब कैपिलरी के लेवल में मसला कब आएगा? जब आपके लंग पैरेन्काइमा के अंदर मसाइल है, क्योंकि सारी एक्सचेंज आपकी वहां पे होनी है, पल्मोनरी कैपिलरीज के लेवल पे मेनली होती है, ठीक है। तो अब सीओपीडी वगैरह हो गई, आपकी सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई, या इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज हो गई, सारा कुछ इंटरस्टिशियम के रिलेटेड जो चीजें हैं वहां पे अगर कोई मसला है तो उसकी वजह से भी आर्टेरियल हाइपरटेंशन हो सकती है। जब भी आपको पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, जो मैं आगे फीचर बताऊंगा, वो अगर आपको मिले तो आपने लंग्स को लाजमी गौर करना है कि कहीं फाइब्रोसिस तो नहीं हुई, आपका लंग वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं हो गया, फाइब्रोसिस में कम होगा और सीओपीडी में आपका ज्यादा हो जाएगा, या कुछ सिस्टिक फाइब्रोसिस वाली चेंजेस तो नहीं आ रही। ये 3 चीजें जो मोटी मोटी हैं जो ये कर सकती हैं आपकी पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। और चौथी चीज है फिर आपकी वेन के अंदर अगर मसला है, एक सीक्वेंस से ले चले। अब अगर वेन के अंदर मसला होगा तो वेन को ज्यादा वो उसका जाती मसला नहीं होगा, इसका मतलब यही है कि आगे आपका माइट्रल वेल्व के लेवल को मसला है, लेफ्ट एट्रियम में मसला है, तो उसके वो सारे फीचर आपको मिलेंगे, या आपको माइट्रल वेल्व डिवाइस मिल जाएगी जो वो लगा देते हैं स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन के लिए, या आपको वो डबल आर्ट फीचर, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। डॉक्टर साकिब, अगर इसको हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना याद रखने के लिए, तो आप इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें, प्री कैपिलरी, कैपिलरी और पोस्ट कैपिलरी। चार और चौथी जो है वो जो भी आपने बताई। तो जब हम प्री कैपिलरी करेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी है, कैपिलरी लेवल पे पेरेन्काइमा है, और आगे फिर पोस्ट कैपिलरी से वो ऑटोमेटिकली डिफाइन कर रहा है कि वीनस जो है वो आर्टेरियल में कन्वर्ट हो सकती है, माइट्रल मेड हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको कैसे आपने इसको कमेंट करना है कि दिस इज पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन और नॉट। एक आपको एलिवेटेड कार्डियक एपिक्स मिलेगी, वो क्यों मिलेगी, इसके साथ क्या ताल्लुक है इसका? आर्टरी पे लोड है ना, आर्टरी पे लोड है ना, आर्टरी पे लोड है। अब नहीं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में हाइपरट्रॉफी हो गई है, क्योंकि आगे रेजिस्टेंस ज्यादा आ गई है, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा हुई, टेंशन बनी है, अब राइट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी हुई तो कार्डियक एपिक्स एलिवेट हो गई, ठीक है। राइट एट्रियम, उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, राइट साइड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जो मेन चीज है आपका पल्मोनरी आर्टरीज लार्ज हो जाती हैं और पेरिफेरल प्रनिंग होगी, यानी नॉर्मल आपका ब्लड आपको जो हाइला के ऊपर पल्मोनरी आर्टरी नजर आती है, वेसल नजर आती है, वो तो आपको बड़ी सी नजर आएगी, लेकिन पेरिफेरी पे लगेगा यहाँ पे ना महरूमी है, यहाँ पे ब्लड नहीं पहुंचा, यानी प्रनिंग हो जाएगी। जिस तरह वो घास काटते हैं ना, वो बड़ा सेक्शन तो नहीं काटा, बड़ी शाख तो नहीं काटी, लेकिन जो छोटे छोटे थे बेचारे पेरिफेरी वाली वेसल, उनको सारों को रगड़ दिए, ठीक है। तो ये प्रनिंग का मतलब है। इन लार्ज पल्मोनरी आर्टरीज विद पेरिफेरल प्रनिंग कार्डियोमेगाली होती है और कार्डियक एपिक्स एलिवेट होती है, ये आर्टरियल हाइपरटेंशन का। अब सीटी पे कैसे आपने करना है इसको, एक्सियल पे मेनली कमेंट करते हैं। आपका पल्मोनरी ट्रंक जो होता है वो आपके जो एओर्टा, यहाँ पे बाइफर्केशन होनी है उसकी, पल्मोनरी ट्रंक की बाइफर्केशन के लेवल पे उसका असेंडिंग एओर्टा से डायमीटर या इक्वल हो या उससे ज्यादा हो,
ठीक है, जो कट ऑफ वैल्यू हम मेजर करते हैं ट्रांसफर में रख के वो 29 मिलीमीटर है, इससे ज्यादा होना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी का। और बाकी अगर लंग के अंदर है तो नॉर्मली रेशियो जो होती है लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो वो अगर 1 से ज्यादा हो जाए, इक्वल हो जाए पल्मोनरी आर्टरी और ब्रोंकस लंग के अंदर, और पैरेलल रन कर रहे होते हैं ना आर्टरी और ब्रोंकस, तो अगर जिसमें सिग्नल रिंग साइन वगैरह कहते होते हैं ब्रोंकियोटिसिस में, उसमें ब्रोंकस बड़ा हो जाता है। तो अगर इसमें आर्टरी बड़ी हो जाए, बी और ए रेशो होती है, ठीक है। और बाकी ये क्राइना क्रॉसओवर साइन इसको छोड़ दें, ये छोड़ दें क्राइना क्रॉसओवर। इसमें मेनली सिटी में आपने एक ही चीज देखनी है, एक्सियल सेक्शन में अगर आपको असेंडिंग एओर्टा जहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक की बाइफर्केशन होनी है उस लेवल पे एओर्टा से अगर बड़ी मिल रही है, आपने चुप करके लेबल कर देना दिस इज पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। नाउ आई एम लुकिंग टू फाइंड आउट द लाइकली कॉज। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी को देख लें कि कोई थ्रोम्बस वगैरह मिल रहा है आपको या नहीं मिल रहा। वो नहीं मिल रहा, उसके बाद चेक कर लें कि नो आई एम लुकिंग फॉर लंग पैरेन्काइमा टू लुक फॉर द एनी एविडेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, पैरेन्काइमल डिजीज या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। वो नहीं मिल रही तो फिर कार्डियक साइज पे कमेंट कर दें कि वहां पे अगर आपको वायल के अंदर कैल्सिफिकेशन मिल रही है सिटी के ऊपर, नहीं मिल रही, तो लाइकली दिस इज द कॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। आई कुडंट फाइंड एनी likely etiology, so this is likely a case of idiopathic pulmonary arterial hypertension। बस फुल स्टॉप। अच्छा साकिब, जी बहुत अच्छा आपने बताया। मैं एक आधा पॉइंट इधर मैं ऐड करूंगा। जी जरूर। जी इसमें ना जो जब आपको कुछ भी नहीं मिला, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, जैसा कि डॉक्टर साकिब ने बताया कि कैल्सिफिकेशन भी नहीं मिली आपको और सेफलाइजेशन और पल्मोनरी एडीमा भी नहीं मिला साथ में, ठीक है, वो रूल आउट हो गया ना। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की भी कोई आपको जो फाइंडिंग होती है एक्सरे पे वो भी नहीं मिली, और लंग भी ठीक है, ठीक है। तो ये 3 चीजें तो इधर रूल आउट हो गई, पीछे 2 रह जाती हैं, एक तो इडियोपैथिक और दूसरा आइजनमेंगर, ठीक है। तो उनको रूल आउट भी इधर ही किया जा सकता है साथ ही। वो कैसे कि अगर आपको कोई काज और नहीं मिली, ठीक है, और लंग कार्डियक साइज बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और उसको कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, कार्डियक डिजीज की कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इडियोपैथिक है, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन है। लेकिन अगर उसको प्रीवियस हिस्ट्री थी, ठीक है, कोई कार्डियक इशू था, उसे बचपन में था या उससे पहले था, और कार्डियक साइज भी साथ में इंक्रीज हो रहा है, बड़ा आपको नजर आ रहा है, तो इन 2 चीजों की बेस पे आप उसको कहें कि ये अब आइजनमेंगर हो गया, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपने ना पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में आपने याद रखें। उधर ही आप आइजनमेंगर भी कर दें 2 पॉइंट की, एक कार्डियक साइज के इनलार्जमेंट पे और दूसरा प्रीवियस हिस्ट्री अगर कोई कार्डियक हिस्ट्री है उसको ऑलरेडी, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली लेफ्ट टू राइट शंट ही होता है ना पैदे, जिसकी वजह से फिर राइट टू लेफ्ट शंट हो जाता है आइजनमेंगर में। तो बेसिकली तो सीरियल एक्सरे होना चाहिए, हमें पहले भी पता होना चाहिए पेशेंट का, उसको साथ साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम एक लफ्ज बोल के कि प्रीवियस हिस्ट्री अगर उसकी है, पॉजिटिव है, साथ में आप उसकी कार्डियक साइज देख ले, तो आप उसको आइजनमेंगर भी रूल आउट कर दें, ठीक है, कि आइजनमेंगर नहीं है। तो बस 5वां फिर आइडियोपैथिक जो होता है वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, जब और कोई चीज ना निकले तो फिर वो पीछे आइडियोपैथिक ही रह जाता है। चले, थैंक यू सर। ठीक है, आगे सर इडियोपैथिक में भी तो हाइपरट्रोफी हो सकती है हार्ट की, लेकिन उसमें हो सकती है, लेकिन उसमें कोई काज नहीं, आपको प्रीवियस को हिस्ट्री नहीं मिलेगी। जी सर, ठीक है, ये हिस्ट्री वाला पॉइंट है, हिस्ट्री लाजमी है, हिस्ट्री बहुत जरूरी है इसमें डॉक्टर साहब, डॉक्टर वकास, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट पे तो आपने करना है। अदरवाइज फिर आपको पहले पता हो, उसकी सीरियल एक्सरे आप करवाएं तो फिर ही आप आइजनमेंगर पकड़ सकते हैं, वैसे नहीं। जी सर, एग्जैक्टली यही एक पॉइंट है हिस्ट्री वाला। यस यस यस, ये बेसिकली डॉक्टर जमीना ने काफी हमने देखा इसे, और फिर मैडम ने ये चीज बताई कि हिस्ट्री जो है ना, बेसिक एक जो निचोड़ है इसका आइजनमेंगर का पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन वाले केस में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर डॉक्टर जमीना। सर आइजनमेंगर में थोड़ी आर्टेरियल हाइपरटेंशन और वेनस हाइपरटेंशन के फीचर्स भी थोड़े ओवरलैप करते हैं ना आपस में। हाँ जी, वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आइजनमेंगर ना
का फौरन आप नहीं कर सकते हो, तो ABX से बेस पे नहीं होता, उसकी प्रॉपर वर्कअप होता है। पहले लेफ्ट टू राइट शंट लाजमी होनी चाहिए। लेफ्ट टू राइट शंट मैंने बताया कि 3 ही है, चौथा कोई नहीं है। आपका या PDA होगा या VSD होगा या ASD होगा, उसके फीचर आपको मिलेंगे। आइजनमेंगर में आपका फिर अक्सर जब वो चेंजेस रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी तो आपका कार्डिक साइज नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो ये आप हिस्ट्री की बेस पे ही है कि पहले आपको प्रॉपर हिस्ट्री हो लेफ्ट टू राइट शंट की, तो उसकी बेस पे फिर हम कर सकते हैं कि पहले ये ठीक मसाइल आ रहे थे, ये VSD या ASD वाले फीचर थे, लेकिन नाउ दीज फीचर आर रिजॉल्विंग। तो या हम हिमोसिडन वगैरह बन गया, तो अब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि दिस इज द केस ऑफ लाइकली आइजनमेंगर। लेकिन अब शंट रिवर्सल हो गया ना, पहले लेफ्ट टू राइट था, अब राइट टू लेफ्ट हो गया, तो वो कैसे पता चलेगा? आप एक्सरे में बता सकते हैं शंट का रिवर्सल हो गया, इधर अब ब्लड लेफ्ट टू राइट आ रहा है या राइट टू लेफ्ट जा रहा है? नहीं सर, ये तो एको एको ये तो अब डायनामिक स्टडी है ना। अब ब्लड की वो जो डायरेक्शन है फ्लो की, फ्लो तो आप एको पे देख सकते हैं, वेसल्स के अंदर जो है, आप एक्सरे पे तो नहीं बता सकते। तो आप उसके लिए भी फिर आइजनमेंगर की सस्पेशन दे के आप एको के ऊपर ही जाएंगे, अपने ऊपर बात नहीं डालेंगे। ठीक नहीं भाई, आगे चलें। जी जी सर, बस थोड़े से रह गए, एक स्लाइड है, बस उसके बाद आगे सारे रिवीजन ही है। चलें जी, एनी वॉलंटियर, अब बस जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। डॉक्टर शुमाइला आप ले लें मैडम। जी सर, I'm provided with extra chest frontal projection of skeletally apparent mature patient है। जी सर, mature patient लग रहा है, और here can appreciate that there is a pulmonary plethora is appreciated, and the cardiac size appears enlarged, and there is carina जो है that appears normal, right ventricular hypertrophy is appreciated, and there is a radiopacity is appreciated in the retrocardiac छोड़ दें area. ये नॉर्मल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, छोड़ दें इसको। ठीक है सर। और सर aortic knuckle जो है that is on the left side and appears normal, और pulmonary जो knuckle है that is also normal। तो सर इसमें मेनली बस थोड़ा सा लग रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी लग रही है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वो कैसे बता दिए सर? लेफ्ट, क्योंकि कार्डिक एपेक्स तो अपवर्ड नहीं है बल्कि नीचे की तरफ ही जा रही है। बस ठीक है, कार्डिक साइज इनलार्ज है। जी सर। चैम्बर ना बताएं, जब वो आपको शोर नहीं है ना, फिर कार्डियोमेगाली बस लेबल ले करके कार्डियोथोरेसिक रेशियो जब आपको ये भी क्लियरफाई ना हो, आपको लगे कि ये इनलार्ज है या बॉर्डर लाइन है, तो कार्डियोथोरेसिक रेशियो सीम्स इनलार्ज कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल 50% जो है ना, उससे 50% से ज्यादा अबव होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों में 60% से अबव, और बड़ों में जो है 50% से अबव। ठीक है। तो और अभी आपने एक नई चीज बच्चों को बताई थी, वो देखिए इसमें है, वेसल्स का आपने बताया था ना? जी सर, सिफिलाइजेशन ऑफ द वेसल्स है, तो वो भी लग रही है इसके अंदर। यस, इसमें सिर्फ मैंने सिफिलाइजेशन दिखाने की कोशिश की है। अब अपर टू इंटरकास्टल स्पेस तक जा रही है, लेफ्ट साइड राइट पे थोड़ी सी आपको फेंट है, एक्सरे कितनी क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक्सपोजर भी जिसने दिया है उसने, ये हमारे चिल्ड्रन के ये एक्सरे, तो जी सर, लेकिन लेफ्ट साइड पे जी सर काफी नजर आ रही ऊपर है, तक जा रही है आपको। ठीक है, तो ये सिफिलाइजेशन है। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट कर दें, अगला भी आपने बोलना। जी सर, नेक्स्ट चलें। okay sir, extra frontal projection of skeletally mature patient. Here I can appreciate that perihilar non-homogeneous bilateral symmetrical almost airspace opacification is appreciated, which is fluffy, and alveolar opacities, and the cardiac size is also appears mildly enlarged. ETT is seen inside too, and
both CP angles are sharp. So considering these findings, my provisional diagnosis is pulmonary edema, and the heart size appears borderline, मतलब बहुत ही large भी नहीं लग रहा, तो कार्डियोजेनिक एडीमा ही होगा फिर ये। हाइला कैसे है? हाइला राइट लेफ्ट, हाइला से नॉर्मल ही है, नहीं लग रही वेसल्स इनलार्ज? चलें ठीक नहीं है। सर, मुझे अच्छा तो नहीं लग रही। ठीक है, बस ठीक है। अच्छा हाइला ठीक है, बस इतना ज्यादा इनलार्ज नहीं है इसमें वेसल। इसमें ओपेसिटीज आ रही है, कौन सी अपीयरेंस बन रही है? सर ये पल्मोनरी एडीमा है टाइप 3 ये पर बैट विंग टाइप 3 जी ओपेसिटीज। अब बैटरी इसमें देखें आपको टाइप 3 थोड़े थोड़े लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा जूम करें अपने मोबाइल या टैब या लैपटॉप जिस पे भी करें, जी सर। आपको थोड़े से ना एयर ब्रोंकोग्राम टाइप नजर आ रहे होंगे। जी आ आ रहे हैं? रहे हैं सर, जी सर आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपको पेरी ब्रोंकियल कफिंग भी नजर आ रही होगी। जी जी ये जो काले काले नुक्ते नजर आ रहे हैं, इनकी जो गिर्द वाइट से वो वाल है उसकी काफी थिक हुई हुई है। ठीक है, जी जी ये सही, वाली, हाँ जी, ठीक ये है वाली जिसने जिसने की ठीक है सैमसंग ने। ठीक है, तो ये स्टेज 2 से अब बात आगे आपकी स्टेज 3 पे 3 चली पर गई। आगे। ठीक है, दिस इज पल्मोनरी एडिमा स्टेज 3 ऑफ जी सर। पल्मोनरी वीनस हाइपरटेंशन। ठीक है, अब 1 वाली नजर नहीं आएगी क्योंकि 1 में सेफलाइजेशन थी, बात उसे बहुत आगे चली गई है। 1 तक तो वो जी 13 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पे था, अब बात कहीं 20-25 पे पहुंच गई है, तो वो चीज आपको नजर नहीं आएगी अब। ठीक है, जी चलें जी सर आगे चलें। ठीक है। चलें नेक्स्ट कोई और बोल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, सर लेकिन अगर नाइम आप बोलते हैं सर। नहीं भाई आप ट्राई कर लें। Okay, this is the chest X-ray PA view of a mature patient है साकिब। ये छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा बहुत है। जूम मैंने बड़ा किया हुआ है सही इमेज, इस वजह से आपको लग रहा है। जी जी, तो इसमें जो है वो कार्डियक साइज जो है वो इन लार्ज है, और इसकी जो पेडिकल है वो थोड़ी स्मॉल है, तो गिविंग एन अपीयरेंस ऑफ एग ऑन स्ट्रिंग साइन। और इसमें जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर है वो नॉर्मल है, नो प्लूरल फ्यूजन। तो एक से कंपेयर करें तो ये टीजीए नहीं है ये साकिब? ये टीजीए ही है, टीजीए में प्लेथोरा होता है ना? यस 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 यस, जी 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 बिल्कुल प्लीथोरा है, और जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल भी है, ग्रेट जो इसमें जो है एग ऑन स्ट्रिंग साइन। जी 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 ठीक है। अब वो डॉक्टर वकार शुरू में आपको बता रहा था ना, छोटे बच्चों में मीडियास्टम में आपको थाइमस की वजह से थोड़ी सी बड़ी नजर आती है। ठीक है, एक तो दो वेसल्स आपस में वो रन कर रही होती हैं, एओर्टा और पल्मोनरी वेसल्स। ठीक है, अब इसमें ये एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई हैं, तो आपकी जो मीडियास्टम है वो मीडियास्टल पेडिकल जो है वो काफी छोटा हो गया। आपको मीडियास्टम बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि दरमियान में ये वर्टिब्रल कॉलम है और थोड़ी सी जगह बचाई गई है कि ट्रेकिया गुजर जाए बस, बाकी इतनी मीडियास्टम आपकी खत्म होगी, इतना उसका नैरो हो गया है कैलिबर। ठीक है, तो ये एग ऑन स्ट्रिंग और स्ट्रेटनिंग ऑफ राइट हार्ट बॉर्डर कहेंगे? छोड़ दें, नहीं छोड़ दें उसको। सर आपने स्टार्ट में मेजरमेंट कब बताया था कि हम ट्रेकिया से कंपेयर करेंगे, वो इस इमेज पे कोई भी अगर मार्क कर दे प्लीज। डिसेंडिंग आर्टरी ट्रेकिया, अच्छा डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी जो मेन पल्मोनरी आर्टरी है, राइट वाली, हाँ जी ये वाली। अब ये देखें काफी बड़ी है। ट्रेकिया आपने करना है, ये नहीं कि ट्रेकिया जहां से मर्जी ले ले, ट्रेकिया ब्रोंकस जहां से डिवाइड हो रहा होता है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर करते होते हैं, किरायना के लेवल पे सर, ऑलमोस्ट किरायना से थोड़ा सा ऊपर कर ले, हाँ यहाँ पे करके। अच्छा ठीक है, तो ये प्लेथोरा होता है इसमें, ये एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस है साथ प्लेथोरा है। दिस इज द केस ऑफ टीजीए। ये लगा देते हैं अक्सर और ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है पिक करना, तो इसलिए मैंने कहा चले थोड़ा सा आइडिया हो जाए आप लोगों को। प्लेथोरा लाजमी होगा इसमें। आगे चले नहीं भाई, बस अब आगे इस तरह प्रैक्टिस फिल्में ही हैं। अच्छा ये आगे अब टॉफ आ गया, टॉफ का सारी मैंने कहानी बता दी हुई है आपको कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या कुछ होता है। ट्रंकस आर्टरियोस जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई भी आपको नहीं दिखाएगा, कोई एक्सरे की स्पेसिफिक पिक्चर नहीं होती इसकी,
थ्योरी के लिए थोड़ा बहुत अगर देखना चाहें तो ठीक है, वरना बेशक इसको मिस कर भी दें तो कोई इतना। ये मेनली एको का डायग्नोसिस होता है। इसमें एक ही ट्रंक होता है, उससे 4 टाइप्स होती हैं, और जो मोस्ट कॉमन है इसकी, उसमें आपका कॉमन ट्रंक होता है, यानी एओर्टा और जो पल्मोनरी आर्टरी है, मेन पल्मोनरी आर्टरी, वो एक ही ट्रंक से निकल रही होती है, ठीक है। और इसको बच्चे को अब जिंदा रहने के लिए नॉर्मली राइट टू लेफ्ट शंट मिलना चाहिए। बाकी इसमें भी प्लेथोरा होता है, क्योंकि जो एओर्टा का ब्लड एक ही ट्रंक से तो निकल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी जाएगा डेफिनेटली शेयर होके। सर एक्सरे पे हम इसे जो है टीजीए के डिफरेंशियल में देंगे किसको? ट्रंकस आर्टरियोसिस मैम को। ना देना, अपने आप को ना फंसाएं कंजेंटल हार्ट डिजीज करके, लाइकली टीजीए। और आपने नेक्स्ट जरूरी नहीं होता कि आपने हर चीज का डिफरेंशियल देना ही होता है। आप टॉफ है ना, टॉफ का कोई डिफरेंशियल नहीं है। जब आपको बूट से पार्ट मिल गया है, आपको ओरिजीमिया मिल गया है, आपको राइट साइडेड एओर्टिक आर्च मिल गई है, तो अपने आप को क्यों फंसाना है इलादा का डिफरेंशियल दे के? अपने अल्फाज पे कायम रहे, मुझे ये टॉफ लग रहा है, मैं इसकी एको कराऊंगा या कराऊंगी, अगर नहीं निकलेगा तो फिर हम कुछ और सोच लेंगे, पहले एको तो करवाओ जो काम आपके करने वाला है। जब आपको टीजीए मिल गया है, आपको एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस मिल रही है, आपको प्लेथोरा मिल रहा है, तो अपना पहले आपका प्रोविजनल जो है वो टीजीए रखें। नेक्स्ट में आप एडवाइस करें कि एको करवाएं, ये मुझे मसला लग रहा है, तो उसकी बेस पे आगे चलाएं। टीजीए वाले बच्चे ना इतने बचते बुझते कोई नहीं होते, थोड़ा सा इतना वो ज्यादा उनका लंबा वर्कअप नहीं चलता होता, क्योंकि ज्यादा अर्ली न्यूनेटल पीरियड में ही अक्सर बेचारों की डेथ हो जाती है। सर टीजीए का भी डॉक्टर अनीस ने शायद पूछा था किसी से कि ये डी टाइप जो है वो कंपैटिबल होती है कि एल टाइप कंपैटिबल होती है? कौन सी होती है? एल टाइप होती है आई थिंक। एल टाइप जी ठीक है जी। अच्छा, आगे इजनमेंगर, उस पर हम काफ़ी रोशनी डाल चुके हैं। एएसडी, वीएसडी और पीडीएम काफ़ी कर चुके हैं, मैंने आपको सारी तफसील बता दी है। आगे चलें, आप प्रैक्टिस केसेस पे आ जाएं। चलें जी, एनी वॉलंटियर? डॉक्टर इरम, डॉक्टर आयशा, बस थोड़ा सा रह गया। जी डॉक्टर आयशा मैडम आप ले लें। कौन ले रहा है? जी डॉक्टर आयशा मैडम आप ये केस ले लें। Chest X-ray frontal projection of mature skeleton, and in which I can see there is a pulmonary plethora is seen. Along with there is a cardiac cell is enlarged. Pediatric age group. Pediatric age, and it's a pulmonary plethora. Along with the cardiac shadow is enlarged, and I can see there is a bulging of both the aortic knuckle, and there's a pulmonary artery that's big. So it's most likely pulmonary plethora. So it's more left to right shunt, and it's pediatric age group. And it's pediatric age group. It's with a enlarged cardiac shadow, increased aortic arch, and pulmonary bed. So it's most likely to be the patent ductus arteriosus. And next, further proceed with the echocardiography of this patient. 10/10 नहीं भाई, आगे चलें। सर इसमें एओर्टिक नक्कल प्रोमिनेंट है ना? इनलार्ज है। चंगी भली आपको पीछे करें, चंगी भली आपको नजर आ रही है। ये नहीं भाई मार कर दीजिएगा, मैंने किया तो मुझे मिटाना नहीं आएगा। ये वाली चीज है सर, ये वाली? हाँ जी, ये वाली। ठीक है। कितनी प्रोमिनेंट? आप सबसे पहले देखें पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, प्लेथोरा देखें, वेस्कुलरिटी पे कमेंट कर लें। वेस्कुलरिटी ज्यादा मिल गई है, अब 2 प्लेथोरा है, लेफ्ट टू राइट शंट कंफर्म हो गया। 2 चीजें हैं, पीडीए, वीएसडी। एओर्टा देखें, एओर्टा बड़ी मिल गई, नो अदर थिंग, पीडीए, एकोकार्डियोग्राफी, रेफर टू कार्डियोलॉजी, बस। ठीक है, चलें आगे चलें। सॉरी, ये क्या करी मैं? सर एक दफा आपने स्केलेटन का बताया। हाँ, स्केलेटन आप ना एपिफिसिस देखते हैं। ये मैंने एक्चुअली ना एक्सरे थोड़े से मैं आपको इसलिए जो नहीं नजर आ रहा वो बता रहा हूँ आप लोगों को। अक्सर वहाँ पे फिल्म क्लियर होती है, ह्यूमरस इंक्लूड की होती है। इसमें कुछ चीजें को आप लोगों को समझाने के लिए मैंने वो क्रॉप की हुई हैं जो साइडें हैं ना, तो इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोग उस तरफ डिसीव ना हो। एग्जाम में ऐसा नहीं होता, एग्जाम में आपको ह्यूमरस प्रॉपर क्लियर नजर आएगी, उस चीज की टेंशन ना लें।
अगला केस आप लें जरा। सर ये पिछले वाले पीडीए में लेटरल एक्सरे में क्या फाइंडिंग्स है? जी डॉक्टर जमीना मैडम आप ये केस ले लें। जी सर। चेस्ट एक्सरे फ्रंटल प्रोजेक्शन ऑफ इमेच्योर पेशेंट है सर। ये मुझे असल में समझ नहीं आती ह्यूमरस वाली बात कि अब ये इसके एपिफिसिस तो एक मिनट नहीं लग आए ना सर। जी सर वो सेपरेट तो सेपरेट ही है। ये नहीं भाई मिटा दीजिएगा, मैंने लगा तो लिया लेकिन मिटेगा नहीं मुझसे। हाँ ये वाला of skeletally immature patient showing enlargement of the main pulmonary arteries along with peripheral increased vascularity resulting in pulmonary plethora. Also there is enlargement of the cardiac silhouette. Mild enlargement of heart is also noted, and aortic knuckle is inconspicuous. So findings are most likely of intracardiac shunt, most likely as this is skeletally immature patient, so it could be ventricular septal defect. Next echocardiography is advised. 10/10 आगे चलेंगे। ये क्या है सर? ये वॉकिंग मैन साइन आ रहा है। वॉकिंग मैन साइन, ठीक है। अब आपने लेटरल के एक्सरे देखने हैं, VST लिखेंगे। चाहिए आगे, ठीक है। आपने ये गूगल पे वॉकिंग मैन साइन लिखना है, वॉकिंग मैन साइन एक्सरे। 2-4 एक्सरे देखेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। आगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन अक्सर लगा देते हैं एग्जाम में, कितना होना चाहिए? मिनिमल 200 ml अगर होगा तो वो डिटेक्ट होगा, उसको हमने लेबल करना है। अल्ट्रासाउंड पे ये मेजर करते होते हैं कि कितना वॉल्यूम है इसका। बाकी नज़र किस तरह आएगा? कार्डियोमेगाली होगी, वाटर बॉटल साइन बनता होता है इसमें, और लेटरल जब एक्सरे करती होती हैं तो उसमें ओरियो कुकी साइन बनता है। आपके जो एपिकार्डियल फैट है और पेरिकार्डियल फैट है उनके दरमियान जब पानी जमा हो जाता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन में तो 2 काली लाइनें नजर आएंगी, जिस तरह ओरियो कुकी होते हैं, बिस्किट होते हैं। अंदर वो वाइट क्रीम है और बाहर ब्लैक बिस्किट्स हैं, ठीक है। उसको समझ लें इस तरह। जो वाइट है वो आपका वाटर होगा और बाकी जो ब्लैक लाइंस हैं वो आपकी फैट है, ठीक है। तो ये लेटरल पे ओरियो कुकी साइन जब आगे शायद एक्सरे को हो उसमें। और बाकी फिर इसमें वो जो माइट्रल वेल डिजीज वाले फीचर हैं, पहले ये क्राइनल एंगल की वाइटिंग वगैरह वो मिलेगी, लेकिन माइट्रल वेल के बाकी जो फीचर हैं कि डबल हार्ट बॉर्डर या वो मुलाज साइन वो नहीं मिलेंगे। प्रेशर जब ज्यादा पड़ता है, कार्डिक साइज वो कार्डिक थोरेसिक रेशो बढ़ना शुरू होती है, तो आपका जो क्राइना होता है ब्रोंकस उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो थोड़ा सा एंगल बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये वाइडनिंग ऑफ क्राइनल एंगल कार्ड CVS में मेन हम जो अभी तक पढ़ते हैं वो माइट्रल वेल डिजीज के साथ पढ़ते आए हैं, लेकिन माइट्रल वेल डिजीज का फीचर नहीं मिल रहा, लेकिन क्राइनल एंगल आपको बड़ा मिल रहा है, जिस तरह ये पीछे लेटरल पे दिखाया था वॉकिंग मैन साइन। तो फिर आपने पेरिकार्डियल इफ्यूजन सोचना है, अगर कोई लेटरल एक्सरे आपको इस तरह दिखा दे, ठीक है। लेटरल पे ओरियो कुकी और ये वॉकिंग मैन साइन वाला, और अगर फ्रंटल दिखाएगा तो कार्डियोमेगाली होगी मैसिव और वाटर बॉटल कॉन्फ़िगरेशन होगी। आगे एक्सरे लगाएं अगला इसमें, बस थोड़े से रह गए। अब ये देखें इसमें ये इस तरह नजर आएगा आपको, कार्डिक साइज इन लार्ज है और जिस तरह वाटर बॉटल कॉन्फ़िगरेशन है वो सारा सीन मिलेगा, और आपको कोई प्लेथोरा शोरा कुछ नहीं है, वेस्कुलरिटी बिल्कुल नॉर्मल आपको आ रही है, ठीक है। इसको ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं आपके TGA के साथ। TGA में इतना ज्यादा वो एक बच्चा बड़ा जाता नहीं है, छोटे बच्चे में पेरिकार्डियल इफ्यूजन थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं। पेरिकार्डियल इफ्यूजन बाकी आपकी थोड़ी सी अडल्ट एज में आती है, वहां तक ये TGA वाले पहली बात वो पहुंचते नहीं है। अगर पहुंच भी जाएं तो इस तरह वो फीचर नहीं आएंगे। फिर आप लेटरल करा के देख लें, लेटरल एक्सरे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक आसान हाल है कि आप अल्ट्रासाउंड में प्रोब रखें, आपको फ्लूइड मिल गया तो वो चीज़ है। अगर कहें कि नहीं आपने एक्सरे की बेस पे बताना है तो फिर आप लेटरल की हेल्प से ओरियो कुकी साइन देख लें, वो आगे शायद एक्सरे हो तो उसकी बेस पे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, ये TGA की तरफ जा रही है। TGA में साथ आपको प्लेथोरा मिलेगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन में आपको प्लेथोरा नहीं मिलेगा, ठीक है। सर ये बेसिकली पेरिकार्डियल इफ्यूजन है ना, इसमें मैसिव कार्डियोमेगाली की DD में एक पेरिकार्डियल इफ्यूजन
बिल्कुल आता है, इसके अलावा सकती हैं, और मेरे ख्याल में एप्स्टीन एंड ऑडिट ये चीजें एप्स्टीन आती होती है मैसिव कार्डियोमेगाली, बिल्कुल इस तरह ही। ठीक है जी, आगे चलें, बस थोड़े से रह गए, आप लोगों को काफी तंग कर लिया आज मैंने। चलें, ये अब ये ओरियो कुकी साइन बन रहे, समझ आ गया इसमें? एक वाइट आगे देखें, बिल्कुल आपकी जो स्टर्नम है उसके पीछे देखें, एक वाइट लाइन आ रही है, उसके आगे भी ब्लैक लाइन है और पीछे भी ब्लैक लाइन है। ये थोड़ा सा आपने डॉक्टर में फहम आपने थोड़ा सा ना पीछे वो कर लिया। ये हाँ, जहाँ पे ये एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये दरमियान में वाइट देखें, दिस इज ओरियो कुकी साइन, दिस इज अ पैथोगनोमिक ऑफ पेरिकार्डियल एफ्यूजन। ठीक है जी सर। चलें आगे चलें, बस थोड़े से रह गए, 4-5 रह गए बस, ये रिवीजन वाले ही हैं। ये हम जो पीछे हमने देख चुके हैं, एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, तो ये वो चीज थी। चलें जी, ये अगला कौन बोलेगा? डॉक्टर असलम, आप ले लेंगे केस। मैं बता दूं? जी आप बता दें, आप बता दें। Sir, X-ray chest frontal projection image I can appreciate. Straightening of left heart border and double density right heart border. There is staining of the carina. Pulmonary vascular edges is normal. Features are suggestive of mitral valve disease. Next, I will do echocardiography to confirm my findings. बस मैडम, इतना सिंपल नहीं था, सारी फाइंडिंग बोलें, दोबारा बोलें। Straightening of left heart border, double density right heart border and अभी लेफ्ट पे रहे, अभी लेफ्ट पे रहे, लेफ्ट पे रहे, लेफ्ट पे रहे, राइट पे ना जाए, इतनी जल्दी छलांग ना मारें इस पे। आप लेफ्ट पे वापस आए। लेफ्ट हार्ट बॉर्डर में और क्या क्या नजर आ रहा है? सर स्ट्रेटनिंग है इसकी, और एपिक्स कैसी है? डाउनवर्ड है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से। हाँ, जिसमें राइट नहीं है ना, तो एपिक्स अब ऊपर नहीं गई, तो नॉर्मल डाउनवर्ड ही होगी। एपिक्स ठीक है, एपिक्स से अब ऊपर जाए थोड़ा सा, स्ट्रेटनिंग होगी, स्ट्रेटनिंग से थोड़ा सा और ऊपर क्या आ रहा है? अब नहीं भाई, मैं मार्क करने लगा हूँ, आपने ये मिटा लेना है। ये क्या है मैम? पल्मोनरी कोनस। ये क्या है जी? पल्मोनरी ट्रंक इज माइल्डली प्रोमिनेंट। कोनस थोड़ा सा ऊपर नहीं है जी? ये वही साइन आ रहा है जो आपने अभी बताया था। ये फोर्थ मोगल साइन, ठीक है, थर्ड मोगल सॉरी, ठीक है जी। ये आपका जो एट्रियल अपेंडेज होता है ना, लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज, वो भी इनलार्ज हो गया। ठीक है, स्ट्रेटनिंग ऑफ लेफ्ट हार्ट बॉर्डर हो गई, थर्ड मोगल साइन आ गया ड्यू टू इनलार्ज एट्रियल अपेंडेज। मोगल है, थर्ड मोगल आ गया, थर्ड मोगल, नॉर्मली थर्ड नजर नहीं आता था। मैंने सर ग्रुप पे शेयर किया है, ये फर्स्ट से लेके फिफ्थ मुगल तक ग्रुप पे शेयर कर दिया। ये देख लीजिएगा बहरहाल, ये होता मोगल है, ये होता मोगल है, इतना मुझे ये कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है जी। कार्डियोमेगाली सबसे पहले आपने कमेंट किया, कार्डिक साइज इनलार्ज हो गया। अब लेफ्ट से हम राइट पे जा रहे हैं, रास्ते में एक चीज ब्रोंकस आ रही है, ट्राइनल एंगल पे कमेंट कर दें, वाइडनिंग है ये नहीं है, वो कर दी। उसके बाद राइट हार्ट बॉर्डर पे आ जाएं, राइट हार्ट बॉर्डर तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे एक और डेंसिटी मिल रही है, डबल डेंसिटी ड्यू टू इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम। ठीक हो गया जी। उसके बाद आप हाइला पे चले जाएं, वेस्कुलरिटी पे कमेंट कर लें। सेफलाइजेशन नहीं है सर, सेफलाइजेशन ये जो डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, आपको अपर टू इंटरकास्टल स्पेसेस में वेसल जाती हुई नहीं लग रही अभी, तो मेरे नजदीक ये सेफलाइजेशन नहीं है, ये नॉर्मल वेस्कुलरिटी है। ठीक है, अब ये सारे आगे, उसके अलावा और क्या कमेंट करना है? सेफलाइजेशन निकल गई हमारी। ठीक है, इसके अलावा हमें करली बी लाइंस देख लें कि हो सकता है कि अब अच्छा सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है ये जो हमने ये बात की है ना कि अपर इंटरकोस्टल स्पेसिस दो जो हैं, उसमें वेस्कुलरिटी का आप बता रहे हैं ना कि पहुंच रही है या नहीं। मेरा ख्याल है कि उसको वो जो वेस्कुलरिटी वहां जो पहुंच रही है ना, उसको इन वेसल से कंपेयर करना चाहिए। ये जो बेजल, ये जो हार्ट के पीछे, ये इनसे अगर उनका साइज इन वेसल से ज्यादा हो ना, साइज 3 mm, हमें साइज भी देखना चाहिए, क्योंकि हल्की सी पहुंचती हुई नजर आ जाती हैं, लेकिन अगर जब हम इन वेसल से जो बेजल सेगमेंट में जो हमें वेसल जो मैंने मार्क किया या इस साइड पे जो वेसल है, इनसे उसका साइज फिर हमें कंपेयर करना चाहिए। अगर उनका साइज इससे ज्यादा है तभी हम सेफलाइजेशन कहेंगे, अदरवाइज हम नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, ये हो गया, सेफलाइजेशन पे कमेंट कर लिया। करली बी लाइंस देख लें, क्योंकि आप इसके सारी आप माइट्रल वेल डिजीज बना रहे हैं। आप
प्लूरल इफ्यूजन पे कमेंट करेंगे लाजमी कि है या नहीं है, ठीक है। सर एक और चीज हीमोसिडरोसिस पे भी हीमोसाइड्रोसिस, वो हाँ वो स्टेज 4 में कैल्सिफिकेशन मिल रही है, लंग पेनकाइमा ग्रास्टियान रिमार्केबल। उसके बाद फिर वापस आपने आना है हार्ट के अंदर, कोई आपको मेटल वेल डिवाइस मिल रही है या नहीं मिल रही, यानी करेक्शन की हुई है या नहीं कोई, स्टेनोटॉमी सूचर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन चीज़ों पे कमेंट लाजमी करना है, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ माइटल वेल डिजीज, लेकिन जब केस पकड़े एक कोने से पकड़े और उसको वाइंड अप करना है। सर वो डिवाइस का नाम भी होता है माइट्रल वेल। अब मैं सच्ची बात, मैंने इतना ज्यादा में कभी नहीं पढ़ा, इतना टाइम भी नहीं होता सर वहां पे, ठीक नेक्स्ट है। फिल्म आ जाती है। मैं इतने तरद्दुदों में कभी नहीं पढ़ा, ठीक। आगे चलने भाई, बस 3-4 रह गए हैं, एक्सरे हैं, चलें जी। ये हो गया पहले, ये हो गया, ये तो बता दिए, ठीक है। ये भी हो ये भी गया, बता दी, ये भी हो गया, ये भी हो चलें गया जी। मेरा। हाँ, ये डॉक्टर असलम, नहीं, ये केस आप ले लें। सर असलम जी जी सर, जी जी। X-ray chest frontal projection shows increased enlargement of the cardiac shadow with pulmonary increased vascularity, more on the right side. There is fullness of the aortopulmonary window, rather. एक मिनट डॉक्टर असलम को सोचने दो। ठीक जा रहे हैं असलम भाई, ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। सर इसका जो है ना, एज ऑफ द पेशेंट इज एडल्ट पेशेंट है, अडल्ट पेशेंट है बिल्कुल। यस, तो ये सर इसका जो है ना लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है ना इसका एनलार्ज्ड है, ठीक है। और अगर ट्रेकिया को देखें, ट्रेकिया को पल्मोनरी आर्टरी के साथ देखें, ट्रेकिया तो सेंट्रल है सर, थोड़ा सा प्लेथोरा है या नहीं है? प्लेथोरा तो है ना, वास्कुलरिटी। अच्छा, अडल्ट हो गया, प्लेथोरा हो गया, फिर क्या क्या सोचेंगे? वो जो एएसडी बीएसडी पीडीए का जो है ना, उसी तरफ सोचेंगे वो जी तो पीडीए बनाएंगे अगर इसको बच्चा, लेकिन हाँ बच्चा लेकिन बड़ा है ना, तो हम बड़ों में फिर एएसडी का सोचेंगे फिर, एएसडी जो है ना, ठीक है। बस हाँ, ये इतना कोई नहीं था, बस आपने फाइंडिंग बतानी है और अप्रोच देखनी थी मैंने इस एक्सरे में सिर्फ, कि आप सोचते क्या हैं। प्लेथोरा पकड़ लिया, अडल्ट पेशेंट है, तो हमने एएसडी का सोचते हैं। थोड़ा सा ये रोटेटेड फिल्म थी, ज्यादा इतनी अच्छी वो नहीं है क्वालिटी की, इसलिए आपको शेप थोड़ी सी आर्टर्ड लग रही है। अगला एक्सरे जी, लास्ट एक्सरे अगला। एओर्टिक नकल तो प्रोमिनेंट मैडम इन लार्ज जो अडल्ट पेशेंट है ना, तो वो प्रोमिनेंट आएगी, कोई मसला नहीं है, आने दे, अडल्ट में होती है इतनी। चले ये मेरा डॉक्टर अंबर आप हैं मैडम? डॉक्टर जका सर आप लेंगे जी आप। अच्छा, एक्सरे जस्ट जी ठीक है। नहीं भाई, आवाज आ रही है ना? जी हेलो। अच्छा, एक्सरे जस्ट फ्रंटल प्रोजेक्शन with enlarged cardiac size, और इसमें भी राइट साइड में मुझे ये प्रोमिनेंट वेस्कुलेचर लग रहा है, पल्मोनरी प्लेथोरा लग रहा है। थोड़ा इसको जूम कर दें जरा, अगर हो सकता है, काइंडली प्लीज, अगर हो सकता है। शुक्रिया, थैंक यू। इसकी ये पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी विंडो, यहाँ पे फुलनेस है, एंड थोड़ा सा रोटेटेड फिल्म है। हार्ट मेरे ख्याल में किया हुआ है राइट, क्योंकि इधर राइट पे नजर नहीं आ रहा है ना 1/3 में, तो स्केलेटली मैच्योर पेशेंट है। ट्रेकिया
सेंट्रल है, ठीक है। साके आगे बोल लीजिए, इसकी समझ नहीं आ रही मुझे ये आगे। चले कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं कभी। और कोई वॉलंटियर अगर ट्राई करना चाहे, थोड़ा सा ट्रिकी एक्सरे है, और कोई ट्राई करना चाहे? जी सर, मैं ले लूं। चले श्योर सर, chest X-ray frontal projection of a child. Sir, I can appreciate enlarged pulmonary artery in the right side. However, the left-sided artery cannot be appreciated. Sir, there is peripheral pruning of the vessel, so most likely this is pulmonary arterial hypertension. ठीक है, ये ट्रिकी था एक्सरे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है, बस यहाँ पे कहानी खत्म। जी सर, और देखें VSD लग रहा है सर इसमें तो, पल्मोनरी प्लेथोरा। रनिंग नहीं होगी ना VSD में। आपने रनिंग कह दिया, मैंने उसको मान लिया कि रनिंग है, बिल्कुल है। आर्टरी हाइपरटेंशन तक तो हम अभी तक मैं मुतफिक हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बाकी भी एक्सरे देखें, इर्द गिर्द गौर करें। क्या ये कोलैप्स लंग आ रहा है, ये विसरल साइन एंड डीप सल्कस साइन की तरह की ये वाइट। शुरू में मैंने कुछ सिलेट साइन बताए थे। Retrocardiac opacity triangular or celebrating the right medial part of the left hemidiaphragm. ये लेफ्ट लोअर लोब कोलैप्स है। यस, दिस इज और लेफ्ट जो लोअर लोब हार्ट है, कोलैप्स, जो उसकी वजह से हार्ट है ना टुवर्ड्स लेफ्ट चला गया है, और ये जो मस्कुलरिटी इंक्रीज नजर आ रही है ऑन द राइट, इट इज ड्यू टू द कार्डियक शिफ्ट टू द लेफ्ट, ड्यू टू द लेफ्ट लोब। असल में इसमें दो पैथोलॉजीज हैं, इसमें कोलैप्स अलग है, स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट हाफ बॉर्डर भी है, और नहीं कोलैप्स है बिल्कुल है। आप हार्ट पे कमेंट नहीं कर सकते कि वो शिफ्ट हो गया, कोलैप्स पड़ा हुआ है, सिल्टिंग हो गई है। अब सिलेट साइन आ गया तो हम हार्ट पे इतना कॉन्फिडेंट हो गए, कमेंट नहीं कर सकते कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ तक जा रहा है, शिफ्टिंग हो गई है। लेकिन आपका जो राइट हाइला है वहाँ पे पल्मोनरी वेस्कुलरिटी प्रोमिनेंट है, वेसल्स बड़ी हैं और रनिंग हो रही है, तो आर्टेरियल हाइपरटेंशन है और साथ लेफ्ट लोअर लोब का कोलैप्स है। होम टेकिंग पॉइंट ये था कि एक अगर आप पैथोलॉजी पकड़ लें तो उस पर खामोश नहीं हो जाना, इर्द गिर्द देखें। आपको ये पता है कि लेफ्ट हेमी डायफ्राम, सर प्लीज प्रूनिंग इसमें एक दफा दोबारा से बता दें, प्रूनिंग अभी भी कंफ्यूज कर रही है। प्रूनिंग मैम ये होती है कि आपका नॉर्मल जो वेस्कुलर पल्मोनरी वेसल होती है वो इतनी हाइला बहुत बल्कि नहीं होता। अब ये राइट साइड पे देखें ना, ये जो व्हाइट सारी वर्टिब्रा के आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है, ये सारा गुच्छा सा व्हाइट सा, ये सारी वेसल्स हैं, ठीक है। अब जितनी वेसल्स यहाँ पे इनलार्ज हैं, इतनी आपको कोनों पे नजर आ रही हैं? नहीं सर, कोने तो बिल्कुल ब्लैक है। जी ये जो व्हाइट सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, सारा गुच्छा बना हुआ है, ये सिर्फ यहाँ पे ही है, उससे आगे तो कुछ भी नहीं गया। जी सर, ठीक है, और थोड़ा सा ये डाउनवर्ड आई है, लेकिन बिल्कुल डायफ्राम तक ये भी नहीं पहुंची। अब ये जितनी वेस्कुलरिटी यहाँ पे इंक्रीज थी, आइडली तो ये होना चाहिए था कि ये लंग क्रॉस करके बाहर निकल जाती, जितना इनके पास ब्लड पड़ा हुआ है। जी लेकिन इन्होंने सारी कंजूसी करके सारा ब्लड यहाँ पे रोक लिया, कोनों को फिर महरूम कर दिया। ठीक है, राइट, तो ये दिस इज रनिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट इसका? जी सर। चले जी, आप लोगों को थैंक यू। सर आपने बल्जिस की बात की थी, बल्जिस राइट लेफ्ट साइड पे थ्री होते हैं, तो इससे पिछले वाले इमेज में बता देंगे सर प्लीज? अगर सौरभ दिखा दे, नहीं भी जरा इससे पिछला, ये तो ASD था ना। और पीछे जाएं, मतलब किसी भी इमेज में वो बल्जिस जस्ट बता दें। नार्मली होता है ना अडल्ट सारे, क्योंकि पेडियाट्रिक ग्रुप के लगाए हुए मैंने। या नार्मली देखिए, एक ऊपर आपका आता होता है बल्ज एओर्टा का सबसे पहला, ठीक है। अब इसमें मैं जो मार्क कर देता हूँ, ये हल्का सा एक मिनट रुक जाओ, तो मुझे ये नजर आ गया पहला, ये कर दे नहीं भाई जरा जी।
मेरे ना इसमें मार्क सही नहीं हो पा रहा। जी सर, ये येलो एरो जो है ये ठीक है। ठीक है, ये एओर्टा का पहला बल्ज आता है, उसके बाद आपका आता है बल्ज आपका पल्मोनरी आर्टरी का। ये जो दूसरा है उससे नीचे जो कन्वेक्सिटी आ रही है, ठीक है, ये वाला, हाँ जी, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये सेकंड बल्ज होता है। तीसरा बल्ज आपका नॉर्मली जो आपका लेफ्ट हार्ट बॉर्डर होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, वो भी एक कन्वेक्सिटी है ना, एक्चुअली सबसे बड़ी कन्वेक्सिटी तो वो है, इसको हम नॉर्मली मिस कर देते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे में ये थर्ड मोगल है, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल की ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब ये जो चौथा बल्ज सेंटर में आया ना, जो हम ये वाला, हाँ, ये एक अलग बल्ज है, ये भी पूरा बल्ज ही है। ये तीन तो नॉर्मल होते हैं, एओर्टा का, पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये नॉर्मल होते हैं। जो चौथा एक्स्ट्रा एड ऑन होता है वो आपका लेफ्ट एट्रियल अपेंडिज का होता है, जो मैंने शुरू में मार्क किया था, दिस वन। यस 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 यस, ठीक है, दिस इज फोर्थ मोगल साइन। अगर ये आपको मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपका लेफ्ट एट्रियम जो है वो अंडर प्रेशर है, उसमें टेंशन बढ़ रही है। तो जब इसकी ये टेंशन जब बढ़ेगी तो आपका ऑटोमेटिकली सारा प्रेशर, अब लेफ्ट एट्रियम आगे तो नहीं आ सकता, उसने थोड़ा सा लेफ्ट पे फैलना है, थोड़ा सा राइट पे फैलना है, तो वो कोशिश करता है राइट पे एरिया ज्यादा है तो वो राइट पे जाता है, उसकी फिर आपको डबल डेंसिटी मिलती है हार्ट के पीछे, डबल हार्ट साइन कहते हैं जैसे। ठीक है जी सर, जज़ाकल्लाह सर। डॉक्टर साकिब, इट वाज एन एक्सीलेंट सेशन डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने 2 घंटे बर्दाश्त किया, 2 घंटे बर्दाश्त किया मुझे। नहीं बहुत कुछ सीखा है डॉक्टर साहब, बहुत साकिब आपसे सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। अब एक सीवीएस की क्लास रह गई है, उसमें बाकी जो चीजें रह गई हैं आपकी क्रॉस सेक्शन और बाकी जितने ये आर्चेज हैं वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये राइट टू लेफ्ट शंट जो आर्चेज होती हैं, ये एब्रेंट वगैरह जो सारा मसला होता है, एब्रेंट राइट सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर हो सके तो सर जो कार्डियक सीटी है ना, वो भी अगर कहीं से वो भी शामिल कर लें, क्योंकि एक तो कार्डियक सीटी वो लोग जरूर रखते हैं इसके अंदर ना। मैं कोशिश करूंगा जी सर। अभी ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। ओके, हाफिज़।